सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अश्विन जायसवाल। और अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 आईएससी के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वन वीडियो ऑफ मैक्रो जो कि थियोरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट पे था। नाउ थियोरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एक 8 मार्क्स का टॉपिक था। इफ यू नो, वो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा। पूरा मैक्रो आपके बोर्ड एग्जाम में 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, फुल मैक्रो विल बी 40 मार्क्स। अभी नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, दिस इज मनी एंड बैंकिंग। दिस इज अनदर चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, सो दिस इज सेकंड पार्ट विच आई एम डिस्कसिंग नाउ। इसको जब हमने क्लास में किया था तो हमने इस चैप्टर में 5 डेज लगाए थे और हमारा एक एक क्लास 1.5 आवर्स का होता है। सो वी हैव स्पेंट 7.5 आवर्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग टुगेदर। क्योंकि बोर्ड आपका जो काउंसिल है वो इन दोनों को एक ही चैप्टर कंसिडर करता है। आपके बुक्स में हो सकता है अलग अलग चैप्टर दिए हुए होंगे, बट काउंसिल इसको एक ही सेगमेंट मानता है। और इस पूरे सेगमेंट से, मनी एंड बैंकिंग के सेगमेंट से 8 मार्क्स आएंगे। हमने इसमें लगभग लगभग 7.5 आवर्स लगाए थे, बट अभी रिवीजन करने का टाइम है। हमें वो पूरा नॉलेज जो हमने 7.5 घंटे में एक्वायर किया था, अभी उसको समराइज करके विल ट्राई कि हम लोग 1 आवर के लगभग में, कम ज्यादा हो सकता है, 1 आवर के लगभग में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक बार समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ रखा है, अभी आपको रिवीजन करने टाइम सब कुछ याद आ जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ रखा है तो आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू हैवंट डन दिस चैप्टर या आपने मेरे से अगर नहीं पढ़ रखा है तो भी आपको क्या है ना, खुद से करने के लिए एक किक स्टार्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मनी का सेगमेंट डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद मनी। क्या, चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना सिलेबस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस। सो मनी क्या होता है, ध्यान से अभी आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। इस स्टोरी पे आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये स्टोरी थोड़ी सी काल्पनिक है और थोड़ी सी सच्चाई है इसमें। ठीक है, तो मिक्सचर है, थोड़ा मेरा अपना मेडअप है और थोड़ा रियलिटी भी है। सो अगर आप ये स्टोरी को अभी ठीक से सुनोगे तो आपका ये चैप्टर 70% हो जाएगा, मनी वाला चैप्टर। ठीक है, करेंटली वी आर डिस्कसिंग मनी एंड इफ यू फॉलो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स तो आपका मनी 70% ऐसे ही हो जाएगा। सो लेट्स फोकस एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मनी क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहली बात, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, दो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, दो लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं और वो दोनों, ठीक है, दोनों ट्रेडिंग में एक दूसरे को कुछ ना कुछ सामान दे रहे हैं। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट वी कॉल टुडे एज मनी। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। वो दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, कुछ सामान दे रहे हैं। ठीक है, एक बैग में दे रहा है, एक हाथ में पकड़ा रहा है, बट सामान दे रहे हैं ये लोग। इसको हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। ठीक है, बिफोर मनी केम इनटू द पिक्चर, पहले बार्टर एक्सचेंज चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, जहां प्रोडक्ट के बदले लोग एक दूसरे को प्रोडक्ट देते थे। दिस वाज ओल्ड सिस्टम, दिस वाज ओल्ड सिस्टम। आप कह सकते हो ये बिफोर मनी, बिफोर मनी ये सिस्टम चलता था। पैसे आने से पहले ये सिस्टम चलने लगा। बट इस सिस्टम के साथ कुछ दिक्कतें थी। 5 मिनट मेरे साथ ध्यान से सुनना, आपको ये सब चैप्टर 70% हो जाएगा। बाय द वे, इस चैप्टर के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे गिवन है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन नीचे है, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर लिंक से नहीं खुलता है, कभी कभी दिक्कत होता है टेलीग्राम को वहां से खोलने से, so if you are having any problem you can directly go to telegram and search for my channel Ashwin's Commerce World। वहां पे आपको इस चैप्टर के और प्रीवियस चैप्टर थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के भी नोट्स मिल जाएंगे। 8 मार्क्स 16 मार्क्स का आपको वो नोट्स मिल जाएगा। प्लीज डाउनलोड इट एंड उसी में से पढ़ना। उसमें आंसरिंग कैसे करना है वो बताया हुआ है। ठीक है, बुक में नॉलेज मिलेगा बट आंसर कैसे करना है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो फॉलो द नोट्स। कमिंग बैक टू दिस, तो मनी, एज आई टोल्ड यू, मनी आने से पहले लोग कैसे ट्रेडिंग करते थे, एक दूसरे को गुड्स देते थे। राइट, एक दूसरे को क्या देते थे, गुड्स देते थे। तो मैं तुम्हें कोई गुड्स दूंगा, तुम मुझे कोई गुड्स देना। इस तरीके से बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर एक्सचेंज बोलते थे इसको। बट इसमें कुछ दिक्कतें थी। आइए समझते हैं क्या दिक्कत थी। सपोज सपोज ये जो नन्हा सा बच्चा है, इसे फ्रूट्स खाना है। ठीक है, बच्चे को क्या चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। तो बच्चा वांट्स फ्रूट्स। ठीक है, बच्चे को फ्रूट चाहिए, लेकिन फ्रूट सेलर, अब पैसों का जमाना है नहीं, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो बच्चे को चाहिए फ्रूट्स, लेकिन क्या इस फ्रूट सेलर को बच्चे के पास जो बुक्स है वो चाहिए? नो। बच्चे को फ्रूट चाहिए लेकिन फ्रूट सेलर को बुक्स नहीं चाहिए। तो इस ऐसे तो ट्रांजैक्शन हो नहीं पाएगा ना कि मुझे आपके वाला प्रोडक्ट चाहिए बट आपको हमारा वाला प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। तो ऐसे तो फिर ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, मतलब मुझे जो चाहिए वो आपके पास है बट आपको जो चाहिए वो आई डोंट हैव। तो
इन दिस वे ट्रांजैक्शंस कैन नॉट गो ऑन। ठीक है, तो ये पहली दिक्कत थी। ठीक है, पहली दिक्कत थी कि एक्सचेंज प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आ रहा था। याद रखना, क्या व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये सब एक एक करके याद रखना। अभी जस्ट हम लोग जाएंगे फिर टॉपिक पे। तो प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आ रहा था। सेकंड, अब देखो, मान लो कि प्रोडक्ट एक्सचेंज हो भी रहा है। सपोज इस बच्चे को फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट्स के बदले इस शॉपकीपर ने बोला कि आप मुझे 2 बुक्स दे देना। फ्रूट्स के बदले ये बच्चे को 2 बुक्स देना पड़ेगा। ऊपर एक कपड़े बेचने वाला है, कपड़े बेचने वाले को भी फ्रूट्स चाहिए। ठीक है, कपड़े बेचने वाले को भी फ्रूट्स चाहिए। तो शॉपकीपर जो बोलता है कि तुम मुझे एक काम करो, तुम मुझे एक शर्ट दे देना। तो देखो, ऐसे करने से क्या प्रॉपर मेजरमेंट हो पा रहा है? लेट्स से बोथ ऑफ देम बॉट 1 kg ऑफ एप्पल। ठीक है, दोनों ने 1 kg एप्पल का खरीदा, दोनों ने 1 kg एप्पल का खरीदा। तो आज अगर आप शॉप में जाओगे, आज अगर आप मार्केट में जाओगे और 1 kg एप्पल खरीदोगे, तो चाहे आप कोई भी हो, शॉपकीपर आपसे क्या मांगेगा? लेट्स से 150 रुपीज। तो शॉपकीपर आपसे भी 150 मांगेगा, कपड़े बेचने वाले से भी 150 मांगेगा, किताबें बेचने वाले से भी 150 मांगेगा। ही इज गोइंग टू आस्क 150 फ्रॉम एवरीवन। बट पहले क्या हो रहा था? पहले ड्यू टू नो मनी वो किसी से 2 शर्ट मांग लेता था, किसी से 5 बुक्स मांग लेता था, किसी से कुछ मांग लेता था, किसी से कुछ। तो ऐसे क्या ना, प्रॉपर मेजरमेंट थोड़ी ना हो रहा है। आप सबसे अलग अलग चीजें ले रहे हो, अलग अलग क्वांटिटी में ले रहे हो, ये थोड़ी ना प्रॉपर मेजरमेंट हुआ। तो 1 kg ऑफ एप्पल क्या वैल्यू के है? आप प्रॉपर वैल्यू नहीं बता रहे हो। आप किसी को बोल रहे हो तुम अपना 2 प्रोडक्ट दे दो, तुम अपना 3 प्रोडक्ट दे दो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो मेजरमेंट की भी प्रॉब्लम आ रही थी, राइट? मेजरमेंट की भी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, चलो अब रिवर्स कर लेते हैं। मान लो ये पर्सन गया बुक्स खरीदने। ठीक है, तो ये पर्सन गया बुक्स खरीदने। ठीक है, आई डोंट नो ऐसा क्यों बन गया, बट ये पर्सन गया बुक्स खरीदने। ठीक है, और सो द फ्रूट सेलर वांटेड बुक्स। मान लो वो एक बुक खरीदने गया। ठीक है, तो उसने एक बुक खरीदा, बदले में उसके पास क्या है? उसके पास तो फ्रूट्स है। तो ही इज गोइंग टू पे हाउ? आज के डेट में मनी दे देते, बट उस जमाने में क्या देगा? उस जमाने में वो फ्रूट्स देगा, बिकॉज उसके पास मनी तो है नहीं, मनी तो था ही नहीं पहले। तो द पर्सन इज गोइंग टू पे फ्रूट्स इन फ्रूट्स। ठीक है, द पर्सन इज गोइंग टू पे इन फ्रूट्स, नॉट इन मनी। बट आप बताओ, अगर इसने 1 kg एप्पल्स या कोई भी फ्रूट, 1 kg का एप्पल या कोई भी फ्रूट, अगर उसने कोई भी फ्रूट दिया, देखो टुडे, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज के डेट में मान लो उसने 200 रुपए दिए। ठीक है, तो टुडे इफ यू गिव 200 रुपीज, टुमारो ऑल्सो इट्स वैल्यू विल बी 200 रुपीज, 1 वीक लेटर ऑल्सो इट्स वैल्यू विल बी 200 रुपीज। तो उसका वैल्यू जो है ना 200 ही रहने वाला है। द वैल्यू इजंट गोइंग टू चेंज। लेकिन जब हम लोग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं ना, व्हेन वी एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, तो कुछ प्रोडक्ट्स क्या है ना, पेरिशेबल नेचर के होते हैं। पेरिशेबल नेचर मतलब जो बहुत जल्दी पेरिश या खत्म हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल। फूड आइटम्स पेरिशेबल होते हैं। तो एप्पल्स जो है, 1 kg एप्पल आपने आज दिया, क्या ये एप्पल 4 दिन के बाद खाने लायक होगा? नो, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ना अपनी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाते। उनकी वैल्यू क्या होती है? डिक्लाइन हो जाती है, उनकी वैल्यू बहुत जल्दी खराब हो जाती है। बट अगर उसी की जगह ये नोट देता ना 200 रुपए का, तो वो नोट एक हफ्ते बाद भी 200 रुपए ही रहता, एक महीने बाद भी 200 रुपए रहता। बट फ्रूट्स वॉन्ट होल्ड देयर वैल्यू। तो वैल्यू स्टोर करने में भी प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम था। तो हमने अब तक क्या क्या प्रॉब्लम्स देखे? हमने पहला प्रॉब्लम देखा, यार एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मेरे को जो चाहिए वो आपके पास है, बट आपको जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो एक्सचेंज इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, फिर प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे। 1 kg एप्पल वो किसी को 2 शर्ट के बदले दे रहा है, किसी को 3 बुक्स के बदले दे रहा है। तो ऐसे प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है। तीसरा हमने देखा कि प्रोडक्ट जो हम लोग दे रहे हैं एज अ पेमेंट, वो प्रोडक्ट अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं कर पा रहा है। देयर आर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, जैसे कि सपोज इस पर्सन के पास कार है। तो अभी जैसे मनी के साथ क्या है? मनी में इफ आई हैव टू स्पेंड 10 lakhs, ठीक है, सपोज मेरे को किसी को 10 lakhs का पेमेंट करना है, तो व्हाट आई कैन डू? आई कैन डेफर द पेमेंट। डेफर मतलब फ्यूचर में टाल सकते हैं, हम लोग डेफर कर सकते हैं पेमेंट को। बट क्या आप प्रोडक्ट के साथ डेफर पेमेंट कर सकते हो? आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि कार की स्टीयरिंग आज ले जाओ, कार की सीट हम लोग 1 वीक के बाद देंगे, कार का टायर हम लोग 2 वीक के बाद देंगे? ऐसे कर सकते हैं क्या? पार्ट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, डेफर पेमेंट, ये सब प्रोडक्ट्स के साथ, कुछ प्रोडक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। बड़े प्रोडक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है कि हम लोग तोड़ तोड़ के पेमेंट करें। इस 10 लाख को हम लोग तोड़ तोड़ के 4 हिस्सों में पेमेंट कर सकते हैं। 2.5 लाख टुडे,
2.5 लाख, नेक्स्ट मंथ 2.5 lakhs, आफ्टर दैट तो हम लोग पेमेंट पार्ट में मनी के साथ कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट के साथ इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब ना प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, ठीक है। तो मनी नहीं हो रहा था एंड बार्टर एक्सचेंज में लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। तो इस दिक्कत का सोल्यूशन क्या निकाला गया? इस दिक्कत का सोल्यूशन ये निकाला गया कि लोग प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज करना बंद कर दिए। लोगों ने इंस्टेड क्या ले आया सीन में? लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर इनको ले आया सीन में। लोग क्या करने लगे, गोल्ड एंड सिल्वर या फिर जो कॉस्टली वो मटेरियल्स होते हैं ना, उनको लेकर लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो लोगों ने गोल्ड सिल्वर इन सब चीजों में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो पहले प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट देते थे, अब क्या है ना, प्रोडक्ट खरीदने के बदले में गोल्ड सिल्वर के टोकन्स कॉइन्स ये सब देना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, ठीक है। बट इसके साथ भी एक दिक्कत था, इसके साथ भी बहुत जल्द लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट हो गया। क्या प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट हो गया? प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो गया कि लोग इसको कैरी नहीं कर पाते थे। थोड़ा सा स्टोरी में बने रहना, बस 2 मिनट का और बचा है, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग इसको कैरी नहीं कर पाते थे, कैरी करने में बहुत दिक्कत होता था, ठीक है। टुडे वी कैन कैरी कैश वेरी इजिली, पेपर का बना होता है, हम लोग आराम से कैरी कर सकते हैं। बट इन दोज डेज, इन ओल्डन डेज, गोल्ड एंड सिल्वर को कैरी कर पाना, आपको एक शहर से दूसरी शहर जाना, तो एक बैग में आपके कपड़े रहेंगे, एक बैग में आपको गोल्ड एंड सिल्वर लेके जाना पड़ेगा। तो क्या है ना, बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, इसको कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो सरकार ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। सरकार ने क्या सोल्यूशन निकाला? सरकार ने बोला कि आप मुझे गोल्ड दो, मैं आपको पेपर मनी दूंगा, ठीक है। यहां से आया सीन में वो मनी जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं, यहां से ये पैसा आया जो वी आर यूजिंग टुडे, ऐसे करेंसी नोट्स, ऐसे नोट्स आने शुरू हो गए। बट ये नोट्स आप कैसे पाओगे? आपको क्या करना होगा, सरकार को जाके अपने जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स है वो सब आप जमा कर दो सरकार को, ठीक है। सोना चांदी जो आपके पास है वो सरकार को जमा कर दो, सरकार उसके ही बराबर की आपको नोट प्रिंट करके देगी। तो ये जो नोट आपको मिलेगा, करेंसी नोट जो आपको मिलेगा, लेट्स से इसमें कोई वैल्यू लिखा हुआ है, जस्ट टेकिंग एग्जांपल, आई टोल्ड यू, थोड़ा सा रियलिटी है, थोड़ा सा मेरा अपना मेडअप है इसमें, बट आपको याद करवाने के लिए, ठीक है। तो करेंसी आपको दिया जाएगा, आपको जो करेंसी दिया जाएगा, कितना करेंसी दिया जाएगा? उतना दिया जाएगा जितने वैल्यू का आपने सोना सरकार के पास डिपॉजिट किया है। तो आप गवर्नमेंट के पास सोना डिपॉजिट करो, गवर्नमेंट आपको बदले में नोट प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स प्रिंट करना शुरू करवाया गया। जनता काफी खुश थी इस नोट के साथ, ठीक है, जनता काफी खुश थी, ठीक है। तो जनता काफी खुश थी इस नोट्स के साथ, जनता को पूरा ट्रस्ट था इस नोट पे। क्यों ट्रस्ट क्यों था? क्योंकि ये नोट जो था ना, ये कन्वर्टेबल करेंसी था, ये कन्वर्टेबल था। सर कन्वर्टेबल मतलब कि आप जब इस नोट को वापस सरकार को दे दोगे ना, तो सरकार आपको ये वाली गोल्ड वापस कर देगी। मतलब आपको पता है कि ये नोट के एक्सचेंज में आपको अपना वो गोल्ड मिल जाएगा, जो गोल्ड आपने सरकार को जमा किया था। तो आप इस पे ट्रस्ट करोगे, इस कागज के टुकड़े पे ट्रस्ट करोगे? यस, कागज के टुकड़े पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा अकेला कागज का टुकड़ा नहीं है, ये कागज का टुकड़ा वो सोने को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने सरकार को डिपॉजिट किया है। सो टुमारो इफ आई वांट माय गोल्ड बैक, आई विल गिव दिस कागज का टुकड़ा, दिस पीस ऑफ पेपर, दिस करेंसी नोट टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट विल गिव बैक द गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड की बैकिंग होती थी, इसीलिए इसको कन्वर्टेबल करेंसी बोलते थे। बट ऐसा आपको पता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा है, 1914 से 1919 के बीच में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना 10 में हिस्ट्री में, ठीक है। वो आर्क ड्यूक ऑस्ट्रिया का जो राजा था, प्रिंस था, उसको मार दिया था सर्बिया वालों ने। तो फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, इमीडिएट कॉज आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, WW1, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में सरकार, जितने भी देश उस युद्ध में थी, उस वॉर में इन्वॉल्व थी, उन सारे कंट्रीज में, ठीक है, उन सारे, प्लीज पे अटेंशन, 1 मिनट का और स्टोरी बचा है, ध्यान से सुनना। इसके बाद चैप्टर हमारा होते जा रहा है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कहानी बैठ के बता रहा हूँ, चैप्टर हमारा होता जा रहा है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, जितने भी कंट्रीज उस वॉर में इन्वॉल्व थे,
उन सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट्स को बहुत सारे पेमेंट्स करने पड़ रहे थे, मिलिट्री को पेमेंट करना है, वेपन्स खरीदना है, लोग इंजर्ड हो रहे हैं, उनकी इलाज करवानी है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, फैक्ट्री सब बंद बिकॉज वॉर चल रहा है, कहाँ कौन फैक्ट्री चलाएगा, तो सबको खिलाना पिलाना सबकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जा रही थी। अब सरकार को क्या लगेगा? मनी लगेगा। सरकार को क्या लगेगा? मनी लगेगा। बट मनी सरकार कितना प्रिंट कर सकती थी? गवर्नमेंट कितना नोट प्रिंट कर सकती थी? उतना ही प्रिंट कर सकते हैं जितने का सोना अवेलेबल है, जितने का गोल्ड रिजर्व अवेलेबल है, जितना सरकार के पास सोना था उतना ही मनी प्रिंट करते थे। बट क्या है कि ड्यू टू द वॉर पैसों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, हमें बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करना पड़ रहा था बिकॉज immediately we wanted to pay the military, we wanted to buy the weapons, we wanted to cure the injured, we wanted to feed the needy। तो बहुत ज्यादा पैसों का रिक्वायरमेंट बढ़ गया। बट सरकार के सामने प्रॉब्लम ये था कि नोट प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि नोट उतना ही प्रिंट कर सकते जितना सोना अवेलेबल है। तो सरकार ने बोला यार हटाओ ये सिस्टम, ये गोल्ड वाला सिस्टम बहुत फालतू है, इसको हटाओ, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। अब हम नोट छापेंगे विदाउट एनी बैकिंग ऑफ गोल्ड। तो सरकार ने बोला कि यार सोना वाना वाला सिस्टम हटाओ, अब हम ऐसे ही नोट छापेंगे। ठीक है, अब हम जो नोट छापेंगे, आई एम यूजिंग रुपी सिंबल, बट ठीक है, बट मोस्टली ये सब कहानी डॉलर के साथ हुई है। ठीक है, तो ये सरकार ने नोट छापना स्टार्ट किया। और क्या सोने के बैकिंग के साथ, मतलब क्या गोल्ड के वजह से नोट छाप रही थी? नो, सरकार ने बोला कि ये जो नोट रहेगी ना, ये फिएट करेंसी रहेगी। फिएट करेंसी मतलब हमारे ऑर्डर पे बनेगी। मतलब क्या ये कन्वर्टेबल नोट रहेगा? अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन क्या ये कन्वर्टेबल करेंसी रहेगा? नो, ये कन्वर्टेबल नहीं रहेगा, ये इनकन्वर्टेबल हो गया, ये फिएट करेंसी है। बट पब्लिक देखो, पब्लिक को थोड़ा सा कंसर्न हुआ। ठीक है, तो पब्लिक थोड़ा सा, उसके आईब्रोज उड़ गए। ठीक है, बाल उसके जो बचे कुचे थे, 3 बाल थे, अभी एक ही बचा क्योंकि उसके टेंशन में बाल उड़ गए। अब ये पब्लिक सोच रहा है कि क्या हम लोग इस नोट को ट्रस्ट करें, बिकॉज पहले हम लोग उस कागज के टुकड़े को क्यों ट्रस्ट कर रहे थे? क्योंकि उसके बदले में गोल्ड मिलता था। अब हम लोग इस कागज के टुकड़े पे क्या ट्रस्ट करें? इसके बदले तो सोना ही नहीं मिलेगा। सरकार बोलता है ट्रस्ट मी ब्रो, आई एम टेलिंग यू, आप इसको यूज कीजिए, ये मेरे ऑर्डर पे बना है। ठीक है, आपने मुझे चुना है ना, आपने मुझे सरकार बनाने का मौका दिया है, तो मेरे को ट्रस्ट करो। मैं बोल रहा हूं इस करेंसी को यूज करो। तो आज हम लोग करेंसी को यूज तो कर रहे हैं, आज हम लोग करेंसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो टेंशन खत्म, बाल वापस आ गए। तो आज हम लोग करेंसी तो यूज कर रहे हैं, बट क्या उस पेपर करेंसी के बदले में हमें गोल्ड मिलेगा? इज इट कन्वर्टेबल? नो, इट इज नॉट कन्वर्टेबल। आज हम लोग जो नोट्स यूज करते हैं वो प्योरली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी मतलब वो ऑर्डर पे बना हुआ करेंसी है, इसके बदले में कोई गोल्ड बैकिंग नहीं है। ठीक है, और इसको हम लोग एक टर्म देते हैं लीगल टेंडर। ठीक है, टेंडर मतलब किसी को भी पैसे देना, गिव मतलब गिविंग करना, टेंडर, दैट इज कॉल्ड टेंडर। और लीगल तो आप सब समझते हैं, जो कानूनी है विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। ठीक है, तो लीगली ये जो नोट है ये इंडिया में लीगल टेंडर है, मतलब इंडिया में ये नोट आप किसी को भी पे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, लीगल टेंडर का एक और मतलब होता है, लीगल टेंडर का मतलब होता है कि नो बडी कैन रिजेक्ट इट। क्या ये 100 रुपया अगर मैं किसी को देने जा रहा हूं, क्या ये 100 रुपया वो रिजेक्ट कर सकते हैं? नो, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। 100 रुपीज कैन नॉट बी रिजेक्टेड बिकॉज इट इज लीगल टेंडर। ये सरकार के ऑर्डर पे बना है, जो सरकार के ऑर्डर पे बना है उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया एक बार हम लोग उसको अब अपने सब्जेक्ट से मिला करके, सिलेबस से मिला करके थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, काइंड्स ऑफ मनी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पास एग्जाम में आए हुए हैं। काइंड्स ऑफ मनी दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश इन हैंड, जिसको आप बोलते हो ना अकाउंट्स की भाषा में, कैश इन हैंड, और एक को आप लोग बोलते हो कैश एट बैंक। तो वही है, दो टाइप्स ऑफ मनी होते हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अब कैश इन हैंड जो है वो दो टाइप का होता है, एक कॉइन्स होता है, एक करेंसी होता है। कॉइन्स आप लोग समझते हो, जो मेटल वाला हमारे पास टोकन मनी होता है, दैट इज कॉल्ड कॉइन्स। जो 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, वो सब होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉइन्स। दूसरा होता है पेपर करेंसी। तो जितने भी आपके पास नोट्स है, ठीक है, अभी ये 2000 वाला तो अब चला गया। ठीक है, अभी रिसेंटली इसको सरकार ने बंद कर दिया, 7 अक्टूबर वाज द लास्ट डेट। तो अब 2000 का करेंसी अब प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है उसको सरकार प्रिंट करती है। बाकी जितने भी नोट होते हैं उसको आरबीआई प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो कैश इन हैंड, कैश हमारे पास दो टाइप का होता है, एक कॉइन्स के फॉर्म में, एक पेपर के फॉर्म में। ठीक है,
अच्छा, फिर आपको कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल के बारे में मैंने अभी स्टोरी में बताया था कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले कन्वर्टेबल मनी होते थे। कन्वर्टेबल मतलब वो जिसके बदले में आपको गोल्ड मिलता था। आप सोना सरकार को डिपॉजिट करते थे, सरकार उसके बदले में नोट प्रिंट करके देती थी। सरकार उतनी ही नोट प्रिंट करती थी जितना सरकार के पास गोल्ड अवेलेबल था। ठीक है, गोल्ड की माइनिंग होती है और गोल्ड रिजर्व जितना होगा उतना ही ज्यादा सरकार नोट प्रिंट करती थी पहले। ठीक है, बट टुडे व्हाट वी आर यूजिंग इज इनकन्वर्टेबल। इनकन्वर्टेबल मतलब आज हम लोग जो करेंसी यूज कर रहे हैं इसका कोई गोल्ड बैकिंग नहीं है। ये प्योरली सरकार के ऑर्डर या फिर फिएट पे बना हुआ है। ठीक है, ऑर्डर पे बना हुआ है। इसको हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं। दीज नोट्स आर लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब ये आप किसी को भी दे सकते हो। क्या सामने वाला एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल। आप बहुत बार देखोगे कि हमारे जो नोट्स होते हैं 10 रुपए वाले, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो नोट्स क्या होता है ना, ऐसे जाके यहाँ बीच से थोड़ा फटा हुआ होता है। ठीक है ना, देखे हो ना, वो फट जाता है। वो क्वालिटी ऐसा होता है कि वो, एंड 10 रुपए वाला नोट बहुत ज्यादा घूमता है इधर उधर। ठीक है, तो क्या होता है कि वो यहाँ से फटना शुरू हो जाता है, यहाँ फट जाएगा, यहाँ बीच से थोड़ा थोड़ा फट जाता है। ठीक है, और या फिर कोई कुछ लोग वहां पे कुछ लिख देते हैं, ठीक है, अपना फोन नंबर वगैरह या किसी का नाम वगैरह कुछ लिख देते हैं, तो लोग वहां पे लिख भी देते हैं। तो क्या ऐसे नोट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है? क्या ऐसे नोट अगर हम लोग शॉपकीपर को दे रहे हैं जिसमें किसी का फोन नंबर लिखा है, ठीक है, किसी का नाम लिखा है, थोड़ा ऊपर से फटा है, थोड़ा नीचे से फटा है, चाय की दाग लगी हुई है उसमें, तो क्या ऐसे नोट्स को कोई रिजेक्ट कर सकता है? नॉट एट ऑल। क्योंकि नोट्स आपके चाय के दाग की वजह से खराब नहीं होगा। नोट आपके कुछ लिख देने की वजह से खराब नहीं होगा। नोट थोड़ा सा फटा होने से खराब नहीं होगा। नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसे सरकार के ऑर्डर पे बनाया गया है। तो सरकार का ऑर्डर तब भी रहेगा ताकि आप, चाहे आपका चाय गिरे या चाहे आपका पानी गिरे उस पर, ठीक है, सरकार का ऑर्डर तब भी मेंटेन रहता है। ठीक है, तो नो बडी कैन रिजेक्ट इट, पीपल आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। इसका मतलब ये नहीं कि आज से आप शॉप में जाके खराब नोट्स देना शुरू कर देना। ये बस पढ़ाई के लिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल मत करना, पिट जाओगे मार्केट में। ठीक है, तो पढ़ाई का बात पढ़ाई पे ही रहने दो, इसको एग्जाम में लिख कर आना, बट प्रैक्टिकली ट्राई मत करना। शॉपकीपर को इकोनॉमिक्स नहीं पता है, ठीक है, तो वो इतना लीगल टेंडर नहीं समझेगा। आप समझदार हो, लेकिन आप ये हरकत मार्केट में मत करना कि फटे हुए नोट जाके दे आओ, उसके बाद उसको समझाओ कि देखो ये लीगल टेंडर है। वो मारेगा आपके कान के नीचे दो। ठीक है, तो इसीलिए ये सब बाहर किसी को नहीं बताना, ये बस आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा, लीगल टेंडर मतलब कि बाउंड टू एक्सेप्ट है एंड यू विल यूज दैट मनी इन इंडिया। ठीक है, लीगल टेंडर सिर्फ इंडिया में, ठीक है, बाहर भी, इस देश के बाहर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमारा सरकार कहां पे है? हमारा सरकार इसी देश में है। तो हमारे सरकार का ऑर्डर कहां चलेगा? इसी देश में चलेगा। हमारे सरकार का ऑर्डर बाहर नहीं चलता, तो बाहर में आप इस करेंसी को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली किसी और देश का करेंसी भी यहां यूज नहीं होगा, बिकॉज वो उस देश के सरकार के ऑर्डर्स है, वो उस देश में चलेंगे। अच्छा, लीगल टेंडर भी लिमिटेड हो सकता है या फिर अनलिमिटेड हो सकता है। लिमिटेड मतलब जो लीगल तो है बट आप उसको कुछ अमाउंट तक यूज कर सकते हो। जैसे आपका बुक में दिया हुआ है कि जो 5 पैसे के कॉइन्स है, या जो 10 पैसे के कॉइन्स है, या जो 20 पैसे के कॉइन्स है, या जो 25 पैसे वाले कॉइन्स है, इसको आप कितना यूज कर सकते हो? 1000 रुपीज तक यूज कर सकते हो। मतलब कॉइन्स जोड़ जोड़ के कितने का पेमेंट कर सकते हैं? 1000 रुपीज तक कर सकते हैं। हालांकि ये भी आप मार्केट में ट्राई मत कीजिएगा, इसमें भी पिटने के बहुत चांसेस है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब आप कितना भी यूज कर सकते हो। जैसे 500 का जो नोट है, 500 का जो नोट है, हाउ मच 500 नोट्स कैन आई यूज? कितना भी यूज कर सकते हैं। इफ आई वांट टू मेक 50,000 का पेमेंट, तो आई कैन यूज हंड्रेड्स ऑफ 500 का नोट, आई कैन यूज एनी अमाउंट। तो जो करेंसी आप कितना भी अमाउंट तक यूज कर सकते हैं उसे अनलिमिटेड बोलते हैं, एंड जो करेंसी आप सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं उसको लिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट, डिपॉजिट मनी, लास्ट। तो जो पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं वो भी हमारा मनी है, बट वो डिपॉजिट मनी है। इसको हम लोग चेक्स के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चेक्स के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या वो लीगल टेंडर है? नहीं, वो लीगल टेंडर तो मतलब वो फिएट करेंसी नहीं है, मतलब दैट्स नॉट फिएट। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्या वो फिएट करेंसी है, तो नो, दैट्स नॉट फिएट, बिकॉज वो सरकार के ऑर्डर पे नहीं बना। वो लीगल लीगल है, मतलब इंडिया में लीगल है, इट इज लीगल टेंडर। ठीक है, मतलब लीगली यूज तो कर सकते हैं, बट वो फिएट करेंसी नहीं है। अच्छा, फिएट नहीं है मतलब क्या उसको कोई रिजेक्ट कर सकता है? यस, चेक्स कैन बी रिजेक्टेड। ठीक है, देखो, चाय का दाग अगर 10 रुपए के नोट पे गिरे तो वी कैन नॉट रिजेक्ट इट। ठीक है, नोट थोड़ा सा फटा हो तो वी कैन नॉट रिजेक्ट इट, बट चेक,
चेक होता ना, एसबीआई का चेक, एक्सिस बैंक का चेक, इस चेक पे चाय का दाग गिरा हुआ है, ठीक है, इस चेक के थोड़े से कॉर्नर्स में फटे हुए हैं, तो वी कैन रिजेक्ट इट, ठीक है, इसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका काइंड्स ऑफ मनी वाला टॉपिक। फिर हम लोग मनी के डेफिनेशन पे आते हैं। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर लो इस नोट्स को, ठीक है, सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। मनी आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो कभी आया है और ना कभी आएगा, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। हम लोग सीधा प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिजेंट फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। मनी प्राइमरीली इसी कारण से बनाया गया था, पहला कि मनी एक्सचेंज के लिए काम आए। आप देखो, हमने आपको यहाँ पे बताया था ना, पहला प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इस बच्चे को फ्रूट चाहिए था बट फ्रूट वाले को बुक्स नहीं चाहिए था, तो एक्सचेंज हो नहीं पा रहा था। अभी क्या है, अभी मनी आ गया तो मनी के हेल्प से एक्सचेंज आराम से हो जाएगा। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। देखो, आई टोल्ड यू कि पहले वो शॉपकीपर क्या कर रहा था, 1 kg एप्पल्स के बदले किसी से 2 बुक ले रहा है, किसी से 3 शर्ट ले रहा है, किसी से 1 फर्नीचर ले रहा है, तो वो अलग अलग आइटम्स ले रहा था अलग अलग क्वांटिटी में। ऐसे तो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। अब क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू आराम से मनी के टर्म्स में मेजर होती है। तो 1 kg ऑफ एप्पल विल बी 150 रुपीज, ठीक है, चाहे बुक वाला आए, चाहे कपड़े वाला आए, चाहे कोई भी इंसान आए, उसको 150 में ही देंगे, ठीक है। इसको ना स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कर लेना, डिफॉल्ट लिखा है, दिस विल बी डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब देखो, आई टोल्ड यू ना इस एग्जांपल में कि जैसे क्या आप इस कार के टुकड़े टुकड़े करके इसको वो कर सकते हो क्या, पेमेंट कर सकते हो क्या, कि आज आप स्टीयरिंग ले जाइए, 3 हफ्ते बाद हम आपको टायर्स दे देंगे, फिर 1 मंथ के बाद हम आपको मोटर दे देंगे, ठीक है, फिर 2 मंथ्स के बाद हम आपको सीट्स दे देंगे। ऐसे कर सकते हैं क्या? वी कैन नॉट मेक पार्ट पेमेंट, वी कैन नॉट मेक फ्यूचर पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे मनी में, क्या मनी में हम लोग फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं? यस, फ्यूचर पेमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी फैसिलिटेट्स फ्यूचर पेमेंट्स। डेफर मतलब टालना, फ्यूचर में डेफर तो फ्यूचर में ले जाना, तो फ्यूचर में वी कैन मेक पेमेंट्स विद द हेल्प ऑफ मनी। बट प्रोडक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आज वो प्रोडक्ट्स पार्ट पार्ट का पेमेंट नहीं कर सकते, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे फूड आइटम्स है, जो आज तो फूड आइटम है बट 1 वीक के बाद वो सड़ जाएंगे, तो फ्यूचर पेमेंट प्रोडक्ट्स के साथ पॉसिबल बहुत जगह नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी क्या करता है? मनी अपने वैल्यू को स्टोर करके रखता है, जैसे कि 100 रुपीज टुडे इज 100 रुपीज आफ्टर 1 वीक ऑल्सो, बट 1 एप्पल टुडे आफ्टर 1 वीक वो 1 एप्पल नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी इन प्रॉपर ईटिंग कंडीशन, ठीक है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो वो वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, देखो जब आप किसी शॉपकीपर से कुछ खरीदते हो, जैसे आपका बुक का एग्जांपल है कि आपने शॉपकीपर से एक पेन खरीदा 20 रुपए का, तो आपने उससे 20 का कुछ प्रोडक्ट लिया है, तो आप उसको बदले में, जैसे आपने उससे एक प्रोडक्ट लिया पेन, तो बदले में आप उसको कॉम्पेंसेट तो करोगे ना, उसको वैल्यू तो दोगे ना उस चीज का। आपने पेन ले लिया, तो यू हैव टेकन समथिंग फ्रॉम हिम, यू हैव टू गिव समथिंग नाउ। बराबर करने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा उसे। क्या देना पड़ेगा? वैल्यू देना पड़ेगा। वैल्यू कैसे देंगे? मनी देकर। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ प्राइस, ठीक है। वैल्यू मतलब वही प्राइस, आजकल तो हम लोग प्राइस ही बोलते हैं, वैल्यू नहीं बोलते, बट वी कैन ट्रांसफर द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मनी। कंटिजेंट फंक्शन, अदर फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। आप देखो नीचे बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आई हैव गिवन, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन आए हैं, 2019 में भी इस पार्ट से क्वेश्चन आया था, एंड उसके बाद तो कोविड आ गया था, तो बट आप देखो बहुत फ्रिक्वेंटली इस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, एंड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको सब करके रखना है यहाँ पे। देखो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, आपको याद है हमने एक चैप्टर किया था कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये पी का मतलब क्या है? ये पी का मतलब है प्राइस। और प्राइस हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इन मनी टर्म्स, ठीक है। प्राइस जो होता है, प्राइस मनी टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। तो अगर मनी नहीं होता तो क्या ये पी हम लोग लिख पाते, ये प्राइस हम लोग लिख पाते? इफ देयर वाज नो मनी देयर वुड नॉट हैव बीन एनी प्राइस। मतलब प्राइस को तो हम लोग मनी में एक्सप्रेस करते हैं ना, प्रोडक्ट्स में थोड़ी एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस इन मनी। तो अगर मनी नहीं होता तो ये फॉर्मूला कभी बन ही नहीं पाता,
और ये फॉर्मूला नहीं बन पाता तो कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी पे कैसे पहुंचेगा इसकी थियरी नहीं बन पाती। तो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट, देखो जब आपको प्रोडक्शन करना है यू नीड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इन सबको जब हम लोग पेमेंट करते हैं, लैंड के बदले में रेंट जाता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट जाता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट जाता है। तो जो भी हमने फैक्टर इनपुट्स हायर किया है सबको पेमेंट हम लोग कैसे करते हैं, वी पे इन मनी। ठीक है, वी पे इन मनी। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, देश का जो नेशनल इनकम है उसका जो डिवीजन होता है, पूरे कंट्री का जो इनकम हुआ, हाउ इज दैट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल, हाउ डू पीपल शेयर दैट नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी। प्रोडक्ट नहीं बढ़ता, पैसे बढ़ते हैं। एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, ये बेसिस होगा। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम मतलब हमारे जो लोन का सिस्टम है, अभी हम लोग देखेंगे आगे जाके लोन के बारे में, बैंकिंग चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है ना, जो लोन वाला सिस्टम है जहां बैंक्स लोन वगैरह देते हैं, ठीक है, लोन का जो मार्केट है पूरा, वो पूरा मनी के ऊपर बेस्ड है। अगर मनी ना रहा तो लोन्स में क्या लेंगे और क्या देंगे। ठीक है, तो दीज आर द कंटिंजेंट फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ मनी। इतना हमने अभी तक किया है। थोड़ा हो सकता है वीडियो लेंथी बन जाए, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज ज्यादा फास्ट जाने में क्या है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सो वो नहीं करेंगे। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो प्लीज बने रहना, और आप ही की भलाई के लिए, वरना आई कैन टेक दिस चैप्टर वेरी फास्ट ऑल्सो, बट उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सप्लाई ऑफ मनी पे। ठीक है, आप अपने एंड से ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, बट आई एम नॉट स्टॉपिंग द वीडियो, वीडियो पूरा वन शॉट में बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। इंडिया में नोट प्रिंट्स कौन करता है, इंडिया में नोट प्रिंट करता है आरबीआई। ठीक है, ऑल द नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई, बैंकिंग चैप्टर में देखेंगे हम लोग। तो आरबीआई नोट प्रिंट करता है, बट क्या पूरे प्रिंटेड नोट एक साथ वो मार्केट में रिलीज कर देता है क्या फॉर सर्कुलेशन। क्या पूरे के पूरे प्रिंटेड नोट्स, जितने भी नोट्स उसने इशू किया, जितने भी नोट्स उसने प्रिंटिंग किए, क्या सारे के सारे मार्केट में छोड़ देता है क्या सर्कुलेशन के लिए। नो, पब्लिक के पास जितना रहेगा ना, हो सकता है, शॉर्ट एग्जांपल दे रहे हैं, हो सकता है उन्होंने 100 रुपीज प्रिंट किया, 100 रुपीज, बट मार्केट में हो सकता है 80 रुपीज ही सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, बाकी 20 कहाँ गए, 20 उसने रखा है, या सरकार के पास है, या कमर्शियल बैंक्स के पास इन द फॉर्म्स ऑफ रिजर्व है। तीन लोगों के पास पैसे होते हैं जो हम लोग काउंट नहीं करते मनी सप्लाई में। ठीक है, इन तीन लोगों को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। ठीक है, ये तीन लोग प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कहलाते हैं। इनके पास जो पैसा रिजर्व में रखा हुआ है ना, दैट इज नॉट काउंटेड फॉर मनी सप्लाई पर्पस। सिर्फ जनता के पास जो पैसे हैं, हमारे और आपके पास जो पैसे, जनता मतलब हमारे जैसे इंडिविजुअल्स या बिजनेस फर्म्स या इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, वो हो गए। तो हम लोगों के पास जो पैसे हैं जो एक्चुअल में बाइंग सेलिंग में काम आ रहा है, उनको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। इन तीन लोगों के पास जो पैसे हैं ये मनी सप्लाई में काउंट नहीं होते हैं। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, व्हेन आई डिड इट इन क्लास आई वेंट इन डिटेल, बट अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा। तो बट जिन्होंने कर रखा है उनको समझ में आ जाएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, इसको हमेशा हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डेट रहेगा, उस डेट में कितना मनी सप्लाई था ऐसे बोलते हैं, एक पीरियड में नहीं एक्सप्रेस होता है। पीरियड होता तो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता है। एंड इसके दो वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द वेरियस कैलकुलेशंस ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इन शॉर्ट क्या हुआ, पब्लिक के पास कितना पैसा है। ठीक है, आप मान के चलो मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है ना, इसको कैलकुलेट करने के चार फॉर्मूलाज है। ठीक है, देयर आर 4 फॉर्मूलाज मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का। ठीक है, पहला वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बोलते हैं M1। ठीक है, तो चार फॉर्मूलाज रहेंगे, ध्यान देना, एक M1, एक M2, एक M3 एंड एक M4। चार फॉर्मूलाज रहेंगे। इन फॉर्मूलाज की खास बात यह है कि कैश में कितने कन्वर्टेबल है, मतलब लिक्विड कितने हैं, हाउ मच इज द लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जो लिक्विड होता है वो होता है M1, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लिक्विडिटी घटते जाएगी, मतलब उनकी कन्वर्टेबिलिटी टू कैश स्लो डाउन होते जाएगा। तो M1 कैटेगरी में हम लोग वैसे कैटेगरीज ऑफ मनी को रखते हैं जो कि या तो कैश है,
या तो वेरी क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश है। जैसे कि आप देखो M1 में क्या क्या आएगा। M1 में एक आता है सी स्टैंड्स फॉर करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। तो हमारे पास या आपके पास जेब में जो पैसे होते हैं उसको करेंसी बोलते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द, हम लोग जो बैंक्स में पैसे रखते हैं ना, जो वी कैन डिमांड एनी टाइम। तो वैसे तो ये हमारे पास नहीं है, डीडी हमारे पास नहीं है, डीडी कहाँ है, कमर्शियल बैंक्स के पास है, बट वी कैन डिमांड इट एनी टाइम। एंड ओडी मतलब अदर डिपॉजिट। ये क्या होता है ना, आरबीआई के पास, आप नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आई ओनली टेकन जितना समझाना है, नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है। आरबीआई के पास काफी सारे इंस्टीट्यूशंस का पैसा रहता है, जैसे आईडीबीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करती है। क्या आरबीआई से वो कभी भी वो पैसा डिमांड बैक कर सकती है? यस, दे कैन डिमांड इट एनी टाइम बैक, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी ऑफ मनी को हम लोग मनी सप्लाई 1 के कैटेगरी में रखते हैं, M1 के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये आइदर कैश है या डिमांड पे इजिली कन्वर्टेबल टू कैश है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आता है M2। M2 में M1 तो पूरा का पूरा आएगा, मतलब ऊपर वाले जो है वो पूरे के पूरे आएंगे, और सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस भी आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में भी हम लोग पैसे रख सकते हैं, वी कैन कीप मनी इन द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। पोस्ट ऑफिस में तरह तरह के डिपॉजिट हो सकते हैं। हमें क्या सारे डिपॉजिट लेने हैं? नो, हमें सिर्फ सेविंग डिपॉजिट लेने हैं। इसको M2 कैटेगरी में क्यों रखे? क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट कराने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे पहले वाला जो है, ये तीनों इजिली कन्वर्टेबल टू कैश है, या तो पहले से कैश है या तो इजिली कन्वर्टेबल टू कैश है। दूसरे वाले में देखो, पहला वाला तो सब आ रहे हैं, बट एक एक्स्ट्रा चीज भी आ रहा है, वो है सेविंग्स डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस। इसको कैश में कन्वर्ट कराने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए इसको सेकंड कैटेगरी में रखे, ठीक है। ये दोनों मिला करके नैरो मनी माने जाते हैं, इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं नैरो मनी, ठीक है। हालांकि ज्यादा नैरो M1 है, ठीक है। M2 जो है ब्रॉडर है M1 से, लेकिन नैरो वो भी है। फिर आता है M3। ध्यान रखना, M3 भी स्टार्ट होता है M1 से, लेकिन इसमें टाइम डिपॉजिट भी ऐड हो जा रहा है। टाइम डिपॉजिट बोले तो फिक्स्ड डिपॉजिट, तो इसको कैश में कन्वर्ट होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। आप समझ रहे हो, टाइम बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग फॉर्मूला में आगे जा रहे हैं। सर इस फॉर्मूला से कोई सम आएगा क्या? कोई सम नहीं आएगा, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, एक्सपैंड करने आता है, मतलब वो बोलेंगे आपको M1 समझाओ, M2 समझाओ। अभी तो MCQ आ गया है, तो वो खुद ही 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे करेक्ट फॉर्मूला को टिक करो। तो आप समझो, M1 पूरा का पूरा आएगा M3 में, एंड टाइम डिपॉजिट आ जाएगा। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट। आज हम लोग फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे बैंकिंग चैप्टर में, बट फॉर नाउ आई एम टेलिंग यू, फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जो आप बैंक से डिमांड करके नहीं निकाल सकते। जैसे यहां था ना डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट की क्या खास बात है, आप इसको कभी भी निकलवा सकते हो बैंक से। बट फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इन सबको बैंक से निकलवाने में टाइम लगता है, ठीक है। जब तक एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, जब तक वो पीरियड पार ना हो जाए, आप नहीं निकाल सकते उस पैसे को, ठीक है। एंड लास्ट जो कैटेगरी आता है वो आता है M4। M4 में क्या क्या आएगा? M3 तो पूरा का पूरा आएगा। M3 याद रखिएगा, M3 है, M1 नहीं, M3। एंड आई टोल्ड यू पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे डिपॉजिट हो सकते हैं, तो इसमें टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं। ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, ये कैश में कन्वर्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है। इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। इन दोनों को मिला करके ब्रॉड मनी बोलते हैं, और सबसे ब्रॉड मनी होता है M4। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, ब्रॉडनेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं M1 की तरफ, नैरो होता जा रहा है मनी। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा M1 में है, और लिक्विडिटी कम होते जा रही है जैसे जैसे हम लोग फॉर्मूला में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें से M1 और M4 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बाकी 2 अभी तक पूछा नहीं है उन्होंने, शायद आपके लिए बचा के रखा है। मनी चैप्टर में एक न्यूली एडेड पोर्शन है जो 2-3 साल पहले ऐड हुआ था, ठीक है। ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, 2-3 साल पहले ये ऐड हुआ है, बट मजे की बात है कि आज तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो शायद ये भी आपके लिए बचा के रखा है, ठीक है, कि कब ये 2024 वाला बैच आएगा एग्जाम देने, और कब उनके साथ हम लोग धमाका करेंगे। तो ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है, इन्फ्लेशन का टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? हिंदी में महंगाई बोलते हैं। सुनते होगे ना, लोग बोलते हैं अरे महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। लोगों हमेशा महंगाई लगता है लोगों को हमेशा, तो महंगाई को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। व्हाट इज दिस? इट इज अ प्रोसेस। पहली बात तो ये प्रोसेस है, मतलब महंगाई बढ़ रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली बात है। इट इज अ प्रोसेस, मतलब अभी भी
बढ़ रहा है, बढ़ चुका नहीं, बढ़ रहा है, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार बढ़ रहा है। एंड अप्रिशिएबल का मतलब होता है अच्छा खासा, गुड अमाउंट, ठीक है। तो काफी ज्यादा, लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। जो जो यहाँ कीवर्ड्स हाईलाइटेड है इसको आप भी लिख कर चलना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं आपसे। इन्फ्लेशन दो कारण से बढ़ता है, पहला होता है बायर साइड से, दूसरा होता है सेलर साइड से, ठीक है। देखो, अगर बायर लोग ज्यादा हो जाए, मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाए, तो एक्सेस डिमांड के चलते प्राइसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब डिमांड एक्सेस हो जाता है इट लीड्स टू हायर प्राइसेस। मार्केट में जब शॉर्टेज हो जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, एक्चुअली में मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है, गुड्स का शॉर्टेज हो जाता है, जितना का सप्लाई नहीं उससे ज्यादा डिमांड हो रहा है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द सेलर्स टू सेल एट अ हायर प्राइस। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाता है। सपोज ये पेन पहले 10 रुपीज का बनता था, ये पेन पहले 10 रुपीज का बनता था एंड आई यूज टू सेल इट एट 15 रुपीज, ठीक है। ये 10 रुपीज का बनता था एंड आई यूज टू सेल इट एट 15 रुपीज, तो इसकी प्राइस कितनी थी, 15 रुपीज। बट अभी क्या है ना, मेरे को इसको बनाने का खर्चा ज्यादा लग जाता है, अभी आई मेक इट फॉर 18 रुपीज। अगर ये पेन 18 रुपए का बन रहा है, कैन आई सेल इट फॉर 15 एनी मोर, नो, आई हैव टू सेल इट फॉर मोर, आई सेल इट फॉर 25। तो दाम 15 से 25 हो गया। क्यों 15 से 25 क्यों हो गया, क्योंकि इसको बनाने का खर्चा बढ़ गया ना। तो हाउ कैन आई सेल इट फॉर द सेम प्राइस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट के चलते इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ पुश हो गया, ठीक है। इसके साथ हमारा मनी चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग बैंकिंग पे चलेंगे, इसी वीडियो में चलेंगे। आप लोगों को ब्रेक लेना तो ले लो, बट विल कंटिन्यू इन द सेम वीडियो। Now let's continue with the banking chapter. तो banking chapter में we are starting with the discussion on the major two types of banks in India. One is the central banks. ये apex institution है इंडिया का, मतलब this is the highest authority in the banking system. एंड इसका काम होता है इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को चलाना। इंडिया में एक ही बैंक है जो ये काम करती है, और उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। बाकी जितने भी बैंक्स आप चलते फिरते रोड में देख लेते हो, उसे हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होती है जो बिजनेस कर रही है, बैंकिंग का बिजनेस कर रही है। उनका मेन काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पब्लिक को लोन देना। तो वो पैसों का लेन देन करने का काम जो बैंक्स करती है उन्हें हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। नीचे बहुत सारे बैंक्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और एक बैंक है जो इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को चला रहा है, उसे हम लोग आरबीआई कहते हैं। उसका भी नीचे आपको हेडक्वार्टर्स जो मुंबई में है उसकी फोटो दे रखी है। अभी हम लोग कमर्शियल बैंक्स के फीचर डिस्कस करते हैं। कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फीचर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो कमर्शियल बैंक्स जो है, यानी एसबीआई, एक्सिस बैंक, ऐसे जो बैंक्स जिन्हें हम आम भाषा में बैंक्स बोलते हैं, वो लोग हमसे डिपॉजिट, हमसे मतलब हमारे जैसे पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तो कितने टाइप्स के डिपॉजिट है, मेनली 4 टाइप के डिपॉजिट है। हालांकि बुक में फिक्स डिपॉजिट ही, मतलब बुक में इसको नंबर 1 बोला गया है, इसको नंबर 2 बोला गया है, इसको नंबर 3 बोला गया है, और 3 का ही एक पार्ट इस चौथे वाले को बोला गया है। बट हम लोग 4 अलग अलग करके करेंगे, ठीक है। ऐसा, सबसे पहले लेट्स डिस्कस करेंट डिपॉजिट। तो करेंट डिपॉजिट कौन लोग करते हैं, जनरली इट इज द बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, जो भी बोल सकते हो, बिजनेस पर्संस, ठीक है। तो जो लोगों का भी बिजनेस अकाउंट है वो लोग करंट अकाउंट खुलवाते हैं। इस अकाउंट की सबसे खास बात क्या है, इस अकाउंट की सबसे खास बात यह है कि इसमें आप जीरो बैलेंस भी कर सकते हो, मतलब आप पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट बोले तो आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ पैसा निकाल ही नहीं सकते, कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे आज सुबह डिपॉजिट किया और आज ही शाम को आप निकाल सकते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। एक खास बात इसमें यह है कि इसमें आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। पैसा डिपॉजिट हम लोग बैंक में करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पैसे को बैंक्स बिल्कुल भी किसी को लोन देने में यूज नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपना पैसा लेने कभी भी हाजिर हो सकते हैं। इसीलिए इसमें इंटरेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सो दिस इज
करंट अकाउंट, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में मेरे नोट्स से पढ़ लेना, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे गिवन है, ठीक है, वहां पे डिटेल में इसके बारे में है। यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू कॉन्सेप्ट्स, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल में हमने 7.5 घंटे लगा दिए हैं मनी बैंकिंग में, अभी वापस पूरा डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हम लोग समराइज डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि एग्जाम से एक रात पहले हमें उतना सारा कंटेंट बहुत शॉर्ट में मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट कैसे, हमारे और आपके जैसे, जिन्हें इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड कहा जाता है ना, हमारे और आपके जैसे लोग, हम लोग ये अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। इसमें जीरो बैलेंस हो सकता है क्या, या ये डिमांड डिपॉजिट हो सकता है क्या, विद सम रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इसमें ना थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब पैसे जो है ना, पैसे आप 100%, पैसे जो है ना आप 100% विड्रॉ हो सकता है ना कर पाए। बैंक्स के अपने अपने रूल्स होते हैं, कुछ बैंक्स अलाउ करते हैं, कुछ बैंक्स बोलते हैं कि नहीं, आप जीरो बैलेंस नहीं कर सकते, आपको कुछ तो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, या आप पर डे कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस पे लिमिट हो सकता है। तो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ओवर हियर, ठीक है। एंड इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है क्या, यस थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा मतलब नॉमिनल, ठीक है, छोटा मोटा इंटरेस्ट मिलता है, जनरली 2 से 3%, कोई भी बैंक 2 से 4% बोल देता है, ठीक है। 2 से 4% इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, ये हम लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं उसके बारे में, ठीक है। क्या हम लोग पूरा पैसा निकाल सकते हैं, मे बी, बट विद सम रेस्ट्रिक्शन, कुछ बैंक अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, ठीक है। और पर डे कितना पैसा निकाल सकते हैं, इस पे भी अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस है। और पर डे कितनी बार पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इसके भी अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे करंट अकाउंट टोटली फुल फ्रीडम था, बट वो बिजनेसमैन के लिए था, ठीक है। बाकी लोगों के लिए सेविंग्स डिपॉजिट। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट कोई भी कर सकता है, एनी वन कैन डू इट, ठीक है, एनी वन कैन डू इट। इसमें क्या है होता है, हम लोग एक लमसम अमाउंट जाके डिपॉजिट कर देते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड, ठीक है, फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड कैन बी 2 years, इट कैन बी 5 years, कैन बी 10 years। अभी तो एसबीआई ने 7 दिन का भी अलाउ कर दिया, ठीक है, तो अब तो खेल हो रहा है, बट जनरल जो इसका नेचर है ना, वो है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। अच्छा, 2, 5, 10 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, देयर कैन बी डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। तो व्हाट आई हैव गिवन आर जस्ट एग्जांपल्स, आर नॉट परफेक्ट रूल्स, ठीक है। तो आप एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट कर देते हो, और जितने भी पीरियड के लिए आपने डिपॉजिट किया उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट आपको मिलता है क्या, यस, इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलता है, मतलब सबसे हाईएस्ट मिलता है इसमें। करेंटली 6% भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट बैंक्स थोड़ा कम कर दिए अभी, ठीक है। एक जमाना था जब 8-9% भी मिलता था, अभी कोई इतना नहीं देता, ठीक है। एंड रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, देखो, रेकरिंग डिपॉजिट वो लोग कमाते हैं जो करते हैं, जिनको कमाना तो है फिक्स डिपॉजिट जैसा, बट उनके पास एक बार में पैसा नहीं होता, लमसम। गरीब लोग जो होते हैं ना, जिनके पास एक बार में जैसे फिक्स डिपॉजिट में क्या हो सकता है, वी कैन डिपॉजिट 10 lakhs, ठीक है, वी कैन डिपॉजिट हाउ मच, 10 lakhs। एक बार में हमने 10 लाख जमा कर दिया, लेट्स से 5 years के लिए, एक बार में हमने 10 लाख जमा कर दिया 5 years के लिए। तो क्या गरीब लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, एक बार में 10 लाख रुपए जमा कर देंगे, वो नहीं कर पाते। तो वो लोग क्या करते हैं ना, छोटे छोटे अमाउंट्स, बट उनको भी देखो कमाने का तो मन है, उनको भी 6% जैसा कमाने का मन है, तो वो भी कमा सकते हैं। वो क्या करते हैं, तो वो रेकरिंग डिपॉजिट खुलवा सकते हैं अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा, उनको छोटे छोटे अमाउंट्स एवरी रेगुलर इंटरवल पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे वो 5,000 रुपीज लेट्स से एवरी 3 months में वो डिपॉजिट करते रहेंगे, और एक फिक्स टाइम पीरियड तक वो ऐसा डिपॉजिट रखेंगे, उनको अपने बैलेंस पे 6% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो दीज आर द 4 types ऑफ डिपॉजिट्स जो बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है 4 types ऑफ लोन्स, ठीक है, 4 types ऑफ लोन्स। ये हमने कॉमर्स में कर रखा है, ठीक है, कॉमर्स में चैप्टर 3 में हमने कर रखा है। कॉमर्स का आप मेरा वीडियो देख सकते हो, चैप्टर नंबर 3 में कैश क्रेडिट, लोन्स एंड एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट इन कॉमर्स चैप्टर नंबर 3, इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने क्लास में कराया है, आप बस नोट से उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइटेड है या बोल्ड किए हुए, आप उसको एक बार पढ़ सकते हो। वहां पे क्या ना हाईलाइटेड है, ये सब ये जो 4 कैटेगरीज दिख रहे हैं ना आपको, ये सब पूरा हाईलाइट अंडरलाइन सब करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आया वो सब भी डाला हुआ है, तो आप बस इतना ऐसे याद कर लो और एग्जाम में आए तो ऐसे ही लिख कर आ जाना, ठीक है। ये पार्ट हमने कॉमर्स में पहले डिस्कस किया है, क्लास में भी किया है, अभी आई एम नॉट टेकिंग दिस अप इन द रिविजन पार्ट, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉमर्स वीडियो से कर देना।
नेक्स्ट वी आर गोइंग विथ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पे जा रहे हैं, एजेंसी फंक्शन। वैसे और भी फंक्शंस है बट आई एम टेकिंग अप द इंपॉर्टेंट वन, एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या होता है? देखो, एजेंसी फंक्शन मतलब जहां पे बैंक हमारा एजेंट बन के काम करेगा। एजेंट कौन होता है? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करे, हमारे बदले में काम करे। तो बैंक्स क्या क्या काम कर लेंगे हमारे बदले? वो हमारे बदले में पेमेंट्स कर सकते हैं, कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो जैसे हमारा कोई कस्टमर है, अब जैसे जो लोग मेरे ऐप में सब्सक्राइबर्स है, ऐप में अगर आपने मेरा कोर्स परचेज किया है, तो क्या आप उसके पैसे मुझे डायरेक्टली देते हो? नो, यू मेक द पेमेंट ऑनलाइन और वो पेमेंट सीधा मेरे ऐप से मेरे बैंक में जाता है। तो एम आई कलेक्टिंग द पेमेंट पर्सनली? नो, मेरा जो बैंक है, मेरा बैंक वो पेमेंट कलेक्ट कर रहा है। आई एम नॉट इवन गेटिंग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो बैंक मेरा एजेंट बन के उसकी पेमेंट फैसिलिटी को टेकअप करता है, ठीक है। तो दैट्स वन ऑफ द फंक्शन, कस्टमर्स के पेमेंट्स कलेक्ट कर लेता है हमारे बदले। सेकंड, वो हमें सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स में भी हेल्प करता है। जो लोग शेयर ट्रेडिंग करेंगे आगे जाके, या अगर आपके पेरेंट्स करते हैं, तो आपका बैंक आपका ब्रोकर बन के शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग आपके बदले कर देता है, ठीक है। वो आपको ऐप प्रोवाइड कर देगा और आप उसके थ्रू बैंक्स को ऑर्डर दे सकते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है शेयर्स को, ठीक है। वो आपके बदले और भी चीज बाइंग सेलिंग कर सकता है, जैसे कि फॉरेन करेंसी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो उनको फॉरेन करेंसी कभी खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है, तो बैंक कैन हेल्प यू आउट विद दैट। यूटीआई, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स मिलते हैं ना, तो वो सब भी खरीदने बेचने में आपकी हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो ये सब वो आपको हेल्प करेगा। फॉरेन ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे फैसिलिटीज उसमें देता है, जैसे कि गारंटी प्रोवाइड करना, दूसरे देश वाले को बैंक गारंटी देता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक उसको पेमेंट कर देगा। तो आपको बेसिकली इन शॉर्ट बोला जाए तो फॉरेन ट्रेड करने में हेल्प करेगा। वो आपके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट साइन कर देगा, वो आपको लोन देगा, ठीक है, वो आपके फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देगा, वो आपके लिए गारंटर बन जाएगा, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड करने में आपको हेल्प करेगा बैंक। तो वहां पे भी वो आपके एजेंट की तरह काम कर रहा है, आपके बदले वो पैसे वैसे पे कर रहा है, ठीक है। एंड वो ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर की तरह काम कर सकता है। अगर आपने पार्टनरशिप में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर किया है, तो उसमें एग्जीक्यूटर वर्ड तो आपने देखा होगा। एग्जीक्यूटर कौन होता है? जो मर गया ना, जो पर्सन मर गया, तो उसके बदले में एग्जीक्यूटर उसकी जो प्रॉपर्टी रह गई, अब तो जाने वाला तो चला गया, बट अपने प्रॉपर्टी छोड़ के गया, तो अब उसकी प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होगा, वो जाने वाले ने जाने से पहले बैंक्स को बता दिया था कि आफ्टर द पर्सन डाइज, वो बता देता है बैंक को कि आप इस तरीके से मेरे प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देना, ठीक है। तो बच्चों में बांट देना, फिर डोनेशन दे देना, ये सब वो बैंक्स को ऑर्डर देके चला जाता है। तो व्हेन द पर्सन डाइज, देन द बैंक्स विल एक्ट एज एन एग्जीक्यूटर, और बैंक उसके प्रॉपर्टी को ठिकाने नहीं, मतलब बांट देगा, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एजेंसी, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। बाकी जो फंक्शंस है वो बहुत छोटे छोटे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नोट्स में गिवन है, ठीक है, नोट्स पूरा कंप्लीट है, दो दो लाइन तीन तीन लाइन का बाकी है। ये एजेंसी फंक्शन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जस्ट नाउ, एजेंसी फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड। बाकी सब दो दो लाइन तीन तीन लाइन वाले हैं, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है 2013-16, और ऐसा उड़ता उड़ता खबर है कि 2024 में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ध्यान से समझना, क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस हम लोग समझने जा रहे हैं। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एकदम बेसिक से, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एंड जब आपको ये समझ में आ जाए, तो आपको करना क्या है, आपको मेरे नोट्स के पेज नंबर 5 में जाना है, और पेज नंबर 5 में यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लिया जो पेज नंबर 5 में गिवन है। ये जो है ना, इतना ये आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें पूरा आंसर लिखा हुआ है कि कैसे आप इसको समझाओगे। थोड़ा वर्डिंग्स आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बुक में पढ़ोगे तो बुक में बहुत लंबा दिया हुआ है, मैंने उसको कंप्रेस करके छोटा किया है, बट आप इसको और छोटा कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव रिटन लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपरली। मैंने यहाँ पे बहुत सारा चीज ऐसा लिखा है जो आपको समझाने के लिए लिखा है, मतलब आप एग्जाम में उसको भी थोड़ा काट छाट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा आपको आंसर लिखना है, 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ गया टेबल के साथ, तो टेबल तो आप बना लोगे ऐसे, टेबल वही टेबल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट प्रॉपर जो हम अभी आपको समझाएंगे वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है।
फिर आप इसको अपने वर्ड में भी समझा के थोड़ा और छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू अनदर कॉन्सेप्ट। पहले एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझो। ये रहा हमारा एक बैंक, ठीक है, और यहाँ पे रहा एक डिपॉजिटर, ठीक है। डिपॉजिटर क्या करता है, वो बैंक में आके पैसे डिपॉजिट करता है, लेट्स से 1000 रुपीज। तो डिपॉजिटर ने क्या किया, डिपॉजिटर ने आके पैसे डिपॉजिट किए 1000 रुपीज। अब रूल ये है कि अब बैंक्स तो इस पैसे को लोन में देगा, तो बैंक्स विल बी गिविंग इट टू लोन टू समबडी एल्स, तो बैंक किसी और को लोन में दे देगा। बट क्या बैंक पूरे के पूरे 1000 रुपीज दे सकता है? द आंसर इज नो। बैंक्स को दो तरीके के कट्स लगाने होते हैं। बैंक्स इसमें से दो तरीके के पैसे कट लगाएगा, ठीक है। पहले एक ही कट लगता था, पहले एक ही कट लगता था जिसको हम लोग CRR बोलते थे, कैश रिजर्व रेशियो। पहले एक ही कट लगता था, 2014-15 से दो कट्स लगने स्टार्ट हो गए, ठीक है। लेट्स से दोनों 10-10% का कट लगेगा, तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100। इसको बोलते हैं CRR। ये 100 रुपए जो कटा ना, ये 100 रुपए चला जाएगा RBI के पास, ठीक है। ये 100 रुपए चला जाएगा RBI के पास, इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा 10% जो है, सब 10% होना जरूरी है क्या? नहीं, वो हमने एग्जाम्पल में लिया है, ठीक है। रियल लाइफ में ये सब रेट जो है ना 5-6-7% के आसपास है। एक और कट लगाएगा बैंक, इसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कट करके बैंक अपने पास रखता है। तो बचा कितना, 200 कट गया 1000 में से, तो 800 रुपए बचे। ये 800 बैंक लोन में दे सकता है। दिस 800 रुपीज बैंक कैन गिव एज लोन। तो बैंक कभी भी पूरा पैसा लोन में नहीं देता है, बैंक दो तरीके के कट्स लगा करके देता है। एक कट को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, वो RBI में चला जाता है। दूसरे कट को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो बैंक्स अपने पास रखते हैं। रिमेनिंग अमाउंट दे कैन गिव एज लोन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो 20% दिख रहा है, ये क्या है? ये 20% वही CRR प्लस SLR है, ठीक है। CRR जो 10% का हमने लिया था ना, प्लस SLR भी हमने 10% का लिया था। ये 10% प्लस ये 10%, वो मिला के 20% का कट हो रहा है। अभी एग्जाम्पल को ध्यान से समझो, ठीक है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझो, इसकी वर्डिंग्स एंड ऑल आप नोट से पढ़ लेना और जाके एग्जाम में लिखाना। अभी ध्यान से समझो, हम लोग पहली बात तो ये मान के चल रहे हैं इस क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में। अच्छा, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझाने से भी पहले, नोट्स प्रिंट कौन करता है? RBI। इंडिया में नोट्स इशू कौन करता है? RBI। बट अगर आपको बोला जाए कि नोट मनी क्रिएट कौन करता है, क्रिएट वर्ड अगर दिया ना, तो क्रिएट करते हैं बैंक्स। क्रिएट करना मतलब एक तरीके से जितने RBI के प्रिंटेड नोट्स है ना, इसी को बढ़ा चढ़ाकर मार्केट में सर्कुलेट करना। अभी हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। ध्यान से समझते हैं। देखो, एक ही पैसा है, बैंक्स क्या करेगा, बैंक्स उसी पैसे को घुमाता जाएगा, ठीक है। और एक डेंजरस गेम खेलता है बैंक। हाउएवर बैंक्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको सेफली खेल लेता है। हाउएवर इट इज अ डेंजरस प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, चलो समझते हैं। पहली बात तो ये, हम लोग एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि पैसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम में ही रह जाएगा। मनी विल स्टे इन द बैंकिंग सिस्टम ओनली। मनी कभी भी कैश फॉर्म में जाएगा ही नहीं। पैसे जो पेमेंट्स होते रहेंगे वो बैंकिंग सिस्टम में होते रहेंगे। चलो, मान लेते हैं मिस्टर ए है, और मिस्टर ए ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 रुपीज डिपॉजिट किया। तो क्या ये 1000 रुपीज बैंक पूरा का पूरा लोन दे पाएगा? द आंसर इज नो। अभी हमने सीखा कि बैंक्स दो तरीके के कट लगाता है, दोनों मिलाकर के 20% है, तो बैंक ने 200 रुपए कट कर लिए, और बाकी जो 800 रुपीज है वो बैंक ने मिस्टर बी को लोन में दे दिया। तो मिस्टर बी को लोन में दे दिया। अब मिस्टर बी ने लोन लिया है तो किसी ना किसी कारण से तो लिया होगा, तो मिस्टर बी क्या करता है, वो लोन का पैसा खर्च कर देता है, वो मिस्टर सी को दे देता है। हमने क्या अजम्पशन लिया, हमने ये अजम्पशन लिया कि पैसा चाहे कैसे भी जाए वो घूमकर बैंक में ही आना है, इट विल बी इन द बैंकिंग सिस्टम। तो बी अगर पेमेंट कर रहा है, तो बी या तो चेक से पेमेंट कर रहा है, या ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है। तो पैसे जो है वो सी के अकाउंट में जा रहे हैं। सी का अकाउंट जो है वो कैनरा बैंक में है, तो सी का जो कैनरा बैंक है उसमें 800 रुपीज आ गया। ये राउंड 2 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पहला राउंड 1 था, अभी राउंड 2 पे आ गए हम लोग। सी ने क्या लोन लिया है? नो, सी ने पैसा कमाया था, बी से पैसा कमाया था। अब सी ने अपने कैनरा बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बी ने ट्रांसफर कर दिया होगा, तो सी के कैनरा बैंक में 800 रुपीज आ गया है। अब सी के कैनरा बैंक में 800 रुपीज आते साथ
जो रूल है कि 20% कट हो जाएगा, ये रूल किसने बनाया? ये रूल आरबीआई ने बनाया है। 20% काटने का ये रूल आरबीआई ने बनाया है। हालांकि हमने एग्जाम्पल में 20% लिया है, रियल लाइफ में 20% नहीं है, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हमने 20% लिया है। तो 20% कट हो गया, ये 160 होगा, ठीक है 160। तो 20% कट हो गया। अब 20% कट हो गया तो बचा 80%, वो 80% बैंक किसी मिस्टर डी को लोन में दे देगा। अब मिस्टर डी ने किसी पर्पस के लिए लोन लिया था, तो वो किसी पर्पस से लोन लेके वो खर्च कर देगा और वो पैसा ई के अकाउंट में चला जाएगा। ई का अकाउंट मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। अब आईसीआईसीआई बैंक में आया 640 रुपीज, तो बैंक सबसे पहले इसमें से 20% काटेगा और रिमेनिंग 80% किसी मिस्टर एफ को दे देगा। मिस्टर एफ जो है वो कहीं ना कहीं खर्च कर देगा, वो खर्च किया हुआ पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा फोर्थ राउंड में, और ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा सर? ऐसा है कि ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा वो अगर आपको निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, 1 डिवाइडेड बाई द रेट। जो कट करते हैं ना हम लोग, कट करते हैं कितने रेट से? 20% से। 1 डिवाइडेड बाई 20%, जो भी रेट रहेगा, 10% हो सकता है तो 10 लेंगे, 8% होगा तो 8 लेंगे। हमने अपने एग्जाम्पल में 20% लिया तो 20% लेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई द रेट मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल डिपॉजिट। शुरू में कितना आया था? शुरू में आया था सर 1000 रुपीज। तो 1000 डिवाइडेड बाई 20% करोगे तो 5000 आ जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेटर पे कर लेना, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 20% करोगे तो 5000 आ जाएगा। इसका मतलब ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि 5000 ना आ जाए। 5000 कहां आ जाए? ये जो आपके डिपॉजिट्स हो रहे हैं ना, 1000 फिर 800 फिर 640 फिर समथिंग 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 समथिंग, ऐसे करते करते टोटल जब 5000 हो जाएगा ना इन सबको जोड़ के, ये प्रोसेस तब रुक जाएगा। और आप देखोगे जब ये 1000 हो जाएगा ना तो इसका 20% यहां 5000 जब ये हो जाएगा तो इसका 20% इधर 1000 हो जाएगा। सर 1000 ही तो सबसे पहले आया था। यस 1000 ही सबसे पहले आया था, और ये भी 1000 हो जाएगा, इधर वाला भी, ठीक है। ये भी 1000 हो जाएगा। जो टोटल कट्स हुए ना, टोटल कट्स उतने ही हो जाएंगे जितना शुरू में पैसा आया था, ठीक है। अच्छा, ये पैसे कट होते क्यों है? ये क्यों 200 रुपए काटे जा रहे हैं? ये क्यों 160 काटे जा रहे हैं? ये क्यों 128 काटे जा रहे हैं? क्योंकि जो मिस्टर ए ने 1000 डिपॉजिट किया, तो मिस्टर ए ने बैंक को चंदा थोड़ी ना दिया है। मिस्टर ए वापस आ सकता है पैसा लेने के लिए, तो मिस्टर ए वापस आएगा तो कहां से देंगे उसको? ये जो पैसे कट किए हैं ना 200, ये उसमें से मिस्टर ए को दे देंगे। सर 200 से ज्यादा ले लिया तो नहीं लेगा। बैंक्स को ना अपना एक्सपीरियंस से पता है कि एक पर्सन कभी भी इससे ज्यादा पैसा लेगा नहीं। मतलब जैसे 20% है हमारे एग्जांपल में, तो बैंक्स 20% इसलिए काट रहे हैं क्योंकि बैंक्स को पता है कि जो डिपॉजिटर है ना वो कभी भी इससे ज्यादा लेगा नहीं। सर लेकिन फिर भी आ गया तो, अरे आ गया तो ठीक है ना, और लोगों का पैसा ना उसमें से दे देंगे, चला लेंगे, काम चला लेंगे। वैसे बैंक्स को पता है कभी आएगा नहीं, अगर बाई चांस आ भी गया तो चला लेंगे, इसका पैसा उसको दे देंगे, उसका पैसा इसको दे देंगे, चला लेंगे, काम चला लेंगे, ठीक है। बट पीपल विल नॉट कम फॉर आस्किंग अमाउंट बिगर देन दिस। तो कट्स इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जिसने डिपॉजिट किया है कल को वो थोड़ा पैसा निकालने आ भी गया तो कहां से देंगे? इसी कट किए हुए पैसे में से दे देंगे। बाकी पैसे से लोन देकर बैंक्स इंटरेस्ट कमाएंगे। बैंक्स ऑलवेज चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दे, वो हमेशा चाहेगा कि ये अच्छा खासा बढ़ता रहे। बैंक चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वो लोन दे सॉरी, बैंक हमेशा चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे। ज्यादा लोन देंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे। तो सर यही है क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस? हाँ यही है क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। ये एग्जांपल भी यही है, हाँ यही एग्जांपल है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है 6 मार्क्स का, और इस बार आने वाला है 2024 में ये क्वेश्चन आने वाला है पक्का। हाँ पक्का आने वाला है, ठीक है, ठीक है, पक्का आने वाला है, लिख कर रख लो। ये क्वेश्चन आएगा 2024 में। नहीं आया तो अरे रुको 3 महीने देख लो, आएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं बचा है ना, 4 महीने बचे हैं शायद, अभी से 4 महीने भी नहीं बचे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना। तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या हुआ? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में देयर इज अ पर्सन जो डिपॉजिट करेगा, फिर बैंक क्या करेगा? उसमें से पैसे कट करेगा, कट करके बैंक किसी को लोन में दे देगा, वो पैसा घूम के फिर बैंक में आ जाएगा, फिर कट लगेगा, फिर लोन में जाएगा, फिर घूम के आएगा, फिर कट लगेगा, फिर लोन में, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा वो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय द रेट मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट,
ठीक है, तो जब आपके सारे डिपॉजिट ऐड होके इतने हो जाएंगे तो वो प्रोसेस रुक जाएगा, और जब प्रोसेस रुक जाएगा तो आप देखोगे जितना इनिशियल डिपॉजिट आया था ना उतना ही टोटल कट लगा हुआ है। ओके, तो इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना ऐसे है, आप इसको पढ़ लेना, डिटेल में वहां पे समझाया हुआ भी है। आप अगर आपकी राइटिंग फास्ट है, आपको प्रैक्टिस कर करके अपनी राइटिंग फास्ट बनानी होगी, तो अगर आपकी राइटिंग फास्ट है तो आप इतना पूरा लिख सकते हैं, वरना आप अगर इंटेलिजेंट हो थोड़ा, तो अगर आप अपना दिमाग यूज करके इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, जो कुछ मैंने अभी बोला वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रोसेस है इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन मतलब देखो, बैंक्स, आई टोल्ड यू ना, बैंक्स चाहेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा हो, मोर हो, ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाए, बट कुछ कारण के चलते बैंक्स क्या है ना, ये इतना ज्यादा लोन दे नहीं पाता। बैंक्स चाहते तो है ज्यादा लोन देना, क्योंकि ज्यादा लोन देंगे तो ज्यादा कमाई होगा, बैंक्स का कमाई तो इंटरेस्ट पे ही होता है, बट ड्यू टू सम रीजंस बैंक ज्यादा लोन दे नहीं पाते। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। तो क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम लोग देखते हैं। देखो, 5 लिमिटेशंस है, आप लोग एग्जाम के लिए एनी 4 भी कर सकते हो, एनी 4। ठीक है, पहला है टोटल अमाउंट। देखो, अगर ये जो पैसे आ रहे हैं ना, ये जो पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, अगर ये डिपॉजिट ही कम कम आए तो आगे लोन भी कम कम जाएगा। अगर ये 1000 के जगह 100 आता तो आप 800 का लोन दे पाते? नहीं दे पाते। ये 640 की जगह अगर 500 आता तो आप 512 का लोन दे पाते? नहीं दे पाते। मतलब जो डिपॉजिट आ रहे हैं ना, अगर यही कम आए तो बैंक्स आगे लोन कम दे पाएंगे, तो दैट्स वन रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड है कैश रिजर्व रेशियो। अब देखो, वैसे तो इसमें 2 चीज होता है, कैश रिजर्व रेशियो भी होता है, एसएलआर भी होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी होता है। बुक में सर सीआरआर ही क्यों लिखा है सिर्फ? क्योंकि पहले सिर्फ सीआरआर होता था और बुक्स ने अपडेट किया नहीं है, तो हमने भी अपना नोट्स बुक से ही बनाया है। बट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि इसमें एसएलआर भी हो सकता है, एसएलआर भी हो सकता है। ठीक है, तो सीआरआर और एसएलआर का सेम डिस्क्रिप्शन आएगा, मतलब इफेक्ट सेम आएगा। तो सर अगर एसएलआर और सीआरआर ज्यादा हो जाए, मतलब पैसे कट्स ज्यादा होने लगे, तो आगे लोन कम हो जाएगा। जैसे अभी हमने 20% काटा, अगर हम 30% काट लेते, तो अगर हम 20% की जगह 30% काटते तो आपको यहां नहीं लगता यहां फिर 70% लोन जाता? आज जो 80% लोन जा रहा है वो 70 हो जाता। तो जितना ज्यादा सीआरआर होगा उतना कम लोन जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, आगे आगे चलो। आगे है देखो, बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। अब लोगों की हैबिट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर लोग ज्यादा बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब पैसा मेरे बैंक से तुम्हारे बैंक में जा रहा है, तुम्हारे बैंक से किसी और के बैंक में जा रहा है, मतलब बैंकिंग सिस्टम में ही अगर पैसा रह जाए तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होता है, बिकॉज मनी इज इन द बैंक, एंड इफ मनी इज इन द बैंक देन बैंक कैन गिव लोन। बट अगर हमारा हैबिट ऐसा है कि हम लोग ना कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, हम लोग ज्यादा बैंक ट्रांजैक्शन करते नहीं है, वी बिलीव इन कैश ट्रांजैक्शन, हम लोग नोट गिनने में ज्यादा मजा आता है, घर पे नोट रखते हैं ज्यादा, तो फिर अगर नोट हमारे पास रहेगा तो बैंक के पास नहीं है इसका मतलब, और अगर बैंक में कम पैसा रहेगा तो बैंक कम लोन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर। देखो, जब आई टोल्ड यू ना, ए ने यहां पैसा डाला, फिर बी ने लोन निकाला, तो बी जब लोन ले रहा है, 800 का लोन ले रहा है, तो बैंक ना फ्री में लोन नहीं देता, बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी लेता है, बी से सिक्योरिटी लेता है। बैंक टेक सिक्योरिटी फ्रॉम बी। तो सिक्योरिटी में क्या क्या ले सकता है? सिक्योरिटी में बैंक आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स ले सकता है, ज्वेलरीज अगर है तो वो ले सकता है, अच्छे कंपनी के शेयर्स अगर आपके पास है तो शेयर्स भी चल सकते हैं। मतलब बैंक आपसे 800 रुपए अगर आपको लोन दे रहा है ना, तो बैंक आपसे 800 के लगभग सिक्योरिटीज आपसे ले लेगा, गिरवी आपसे ले लेगा। फिर जब आप लोन वापस कर दोगे, बैंक आपको सिक्योरिटी वापस कर देगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास देने लायक अच्छे सिक्योरिटीज नहीं है। बैंक प्रॉपर्टी के पेपर मांगता है, ज्यादातर लोग रेंट पे रह रहे हैं तो प्रॉपर्टी के पेपर दे नहीं पाते। बैंक ज्वेलरी मांगता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास ज्वेलरी इतने नहीं है जो वो लोन के लिए दे पाए। ठीक है, बैंक शेयर्स मांगता है, इंडिया में 8% लोग शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, 92% लोग इंडिया में शेयर ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हैं।
तो ज्यादातर लोगों के पास शेयर्स ही नहीं है। तो क्या है ना कि लोग अमीर तो है लेकिन सिक्योरिटीज ढंग के नहीं है उनके पास। अमीर है बट फ्लैट में रेंट पे रह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास देने के लिए। ठीक है, महंगे महंगे गाड़ी है, महंगे महंगे जूते हैं, बट वो सब बैंक लेता नहीं है सिक्योरिटी। बैंक जूता थोड़ी लेगा आपका सिक्योरिटी में, भले आप 50,000 का जूता पहनो, आपके जूते 50,000 के क्यों ना हो, बैंक उसको नहीं लेगा सिक्योरिटी में। बैंक कुछ गिने चुने चीज लेता है सिक्योरिटी में। तो अगर आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटीज नहीं है बैंक को देने के लिए, तो फिर बैंक आपको लोन दे नहीं पाएगा। तो अगेन दैट्स अनदर लिमिटेशन। एंड बिजनेस कंडीशन, देखो अगर देश में बिजनेस कंडीशन अच्छे होंगे तो ज्यादा लोन दिए जाएंगे। अगर देश में बिजनेस कंडीशन खराब है तो बैंक्स ना डर के चलते आपको लोन देंगे नहीं, बिकॉज बैंक्स विल थिंक यार अगर आपको लोन दे दिया, बाहर सिचुएशन तो अच्छा है नहीं, तो आप लोन डुबा दोगे, फिर यू विल नॉट बी एबल टू रीपे। तो टफ टाइम में बैंक्स लोन कम देते हैं, ठीक है, एंड गुड टाइम में बैंक लोन ज्यादा देते हैं। तो अगर टाइम खराब चल रहा है, जैसे कोविड का सिचुएशन आया था ना, बहुत खराब बिजनेस कंडीशन था, इकोनॉमीज डाउन परफॉर्म कर रही थी, तो बैंक्स वैसे सिचुएशन में लोन देते नहीं, ठीक है। नाउ वी विल बी डूइंग सर्टेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। जल्दी जल्दी इसको करते हैं, ठीक है, वी आर रिवाइजिंग, तो अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बट जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखो इंडिया में सारे नोट्स जो है बैंक ऑफ इशू बोलते हैं, सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू बोलते हैं। ये नहीं कि वो कोई इशू खड़ा कर देता है, मतलब वो नोट्स इशू करता है, ठीक है। वो इंडिया में जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे के सारे आरबीआई इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ठीक है, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप भी अंडरलाइन करते हुए चलिए। इसके कुछ एडवांटेजेस है, हम लोग दो एडवांटेजेस करते हुए चलते हैं, एनी टू एडवांटेजेस। एडवांटेजेस नंबर 1 है कि यूनिफॉर्मिटी आता है, सारे नोट एक जैसा दिखता है, बिकॉज एक ही एंटिटी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो नोट्स प्रिंट कर रही है, वो है आरबीआई। तो देश में सारे नोट्स वही प्रिंट कर रही है, तो सारे नोट्स एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। एक और कर सकते हो कि इसमें कंट्रोल अच्छा आता है, बिकॉज सिंस ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिंटिंग इट, तो उसको पता है कि उसने कितना प्रिंट किया है। सारे नोट्स के नीचे आप देखना एक नंबर रहता है, बहुत बड़ा सा एक नंबर रहता है, तो उस नंबर के थ्रू वो कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। उनको पता है कि ये इस नंबर का उन्होंने नोट इशू किया है, इस नंबर का नोट उन्होंने कैंसिल किया है, तो वो इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं पूरी चीज को, ठीक है। प्लस वो कितना पैसा मार्केट में रिलीज करना है, कितना पैसा वापस लिक्विडिटी खींच लेना है, ये सब बैंक्स आरबीआई कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है। बैंकर मतलब जैसे हमारा बैंकर कौन होता है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सब हमारे बैंक्स होते हैं। हम लोग जाके वहां पैसा डिपॉजिट करते हैं, हम लोग वहां से लोन लेते हैं। तो एसबीआई किसका बैंकर है, हम जैसे लोगों का बैंकर है। एक्सिस बैंक किसका बैंकर है, हम जैसे लोगों का बैंकर है। आईसीआईसीआई बैंक किसका बैंकर है, हम जैसे लोगों का बैंकर है। आरबीआई किसका बैंकर बनेगा, आरबीआई बैंकर बनेगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को पैसा डिपॉजिट करना है, लोन चाहिए, तो वो गवर्नमेंट का बैंकर बनेगा। हमने पढ़ा था ना, बैंक्स हमारे एजेंट होते हैं, वैसे ही फिस्कल फाइनेंशियल एजेंट गवर्नमेंट के आरबीआई होते हैं। वो जैसे हमें बैंक्स एडवाइस भी देते हैं, ठीक है। आप बैंक जाओगे, अगर आपके पास पैसा है बट यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली, यू कैन गो टू अ बैंक एंड बैंक आपको कमीशन लेकर एडवाइस देंगे हाउ टू यूटिलाइज योर मनी। सिमिलरली सरकार को फाइनेंशियल मैटर में एंड इकोनॉमिक मैटर में आरबीआई एडवाइस देता है, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, हम लोगों को पैसे चाहिए, हम लोग तो बैंक से ले सकते हैं। बैंक्स को पैसे चाहिए तो बैंक्स किसके पास से लेंगे, बैंक्स विल टेक इट फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई बैंकर्स का भी बैंक है। मूवी में डायलॉग होता है ना, बाप का भी बाप, ये बैंक का भी बैंक है, ठीक है। तो बैंक्स को अगर लोन चाहिए होता है तो आरबीआई से ये लोग ले सकते हैं, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और शॉर्ट में आई एम टेलिंग यू, इंडिया में जितने भी फॉरेन ट्रेड होते हैं तो सब में देखो, विदेशों में हमारा करेंसी तो चलता नहीं है। विदेशों में क्या चलता है भाई, ज्यादा से ज्यादा डॉलर। अभी हमारी गवर्नमेंट बहुत एफर्ट दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा रुपीज में ट्रांजैक्शन हो, एंड दुनिया में लगभग 200 से ज्यादा देश है, अभी अप्रोक्सीमेटली 60+ कंट्रीज, छोटे छोटे देश है, कुछ बड़े भी है, जैसे रशिया हो गया, यूएई हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कुछ बड़े बड़े कंट्रीज भी, अभी सऊदी अरेबिया से हमारा बात चल रहा है। कुछ बड़े देश भी है जो हमारे करेंसी को एक्सेप्ट कर चुके हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, बट मेजोरिटी छोटे छोटे जो आइलैंड जैसे कंट्रीज होते हैं ना, छोटे छोटे देश, वो हमारे करेंसीज को यूज कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अपने एंड से। बट अभी टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि मेजोरिटी ऑफ द फॉरेन ट्रेड डॉलर्स में होते हैं। तो
जितने भी इंडिया में डॉलर्स आ रहे हैं, जब हम लोग सामान बेचते हैं तो हमारे इंडिया में डॉलर्स आते हैं, तो वो डॉलर्स आके कहां चले जाते हैं? वो आरबीआई में चले जाते हैं, आरबीआई जमा करके रखती है। एंड जब डॉलर पे करने का टाइम आता है ना, तो वहीं से डॉलर पे किया जाता है। तो आरबीआई रिजर्व मेंटेन करके रखता है, वो स्टेबिलिटी भी मेंटेन करके रखता है एक्सचेंज रेट का। ये वाला पॉइंट हम लोग डिटेल में फॉरेन एक्सचेंज का जब चैप्टर करेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में इसको डिटेल में समझाएंगे, पूरे ग्राफ के साथ समझाएंगे एंड पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे कि स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होती है एक्सचेंज रेट की। जैसे आप टीवी में देखते होंगे कि $1 इज इक्वल टू ₹83, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। अब ये रेट स्टेबलाइज हो जाए, ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, इसके लिए आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग करता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो वो कैसे होता है ये आई विल टेल यू लेटर ऑन इन द फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर, ठीक है। तो ये हो गया कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन मतलब जमा करके रखने वाला। लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी उम्मीद। क्लास में आई टोल्ड यू ऑल्सो, यहाँ पे लिख के रखने के लिए कि लास्ट होप, जिसे लास्ट होप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ना 2004 में आ गया है, 2024 में भी आ गया। आप अगर ट्रेंड समझते हैं ना, 10-10 साल में पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन 2024 में हो सकता आ जाए, ठीक है, तो पढ़ के रखना। लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब लास्ट होप, जब बैंक्स बहुत क्रंच सिचुएशन से गुजरते हैं, जब बैंक्स के पास बहुत कम पैसे बचे होते हैं, वो फाइनेंशियली क्राइसिस में होते हैं, तो उनको कौन बचाने आएगा? हम लोग तो लोन ले सकते हैं बैंक से, बैंक किससे पैसा लेंगे? आरबीआई से। तो आरबीआई उनको बचाने में हेल्प करता है। सर ऐसा कभी बचाया है क्या किसी को? हाँ, आईसीआईसीआई बैंक को बचाया है। पास्ट में आईसीआईसीआई बैंक को बेल आउट किया गया है इस तरीके से। क्लियरिंग हाउस फंक्शन थोड़ा ध्यान से समझना। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? एज आई टोल्ड यू कि सारे बैंक्स कुछ पैसा कट करते हैं ना। जैसे बैंक्स के पास 1000 रुपए आया, तो बैंक्स इसमें से कुछ पैसा कट करते हैं, जिसको हम लोग सीआरआर बोलते हैं। ये कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स कहां डाल देते हैं? ये जाके आरबीआई में डाल देते हैं। तो सारे बैंक्स कुछ अमाउंट जो है आरबीआई में जमा करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो आरबीआई के पास क्या होता है ना, आरबीआई के पास सारे बैंक्स के नाम से पैसे जमा होते हैं। उसके पास एसबीआई के नाम से भी पैसे जमा है, मान लो 2000 रुपए, मान लो 2000, ठीक है। उसके पास पंजाब नेशनल बैंक के नाम से भी पैसे जमा है, मान लो 3000 रुपए। उसके पास एचडीएफसी के नाम से पैसे जमा है, मान लो 1000 रुपीज। तो अभी क्या है ना, बैंक्स का आपस में भी ट्रांजैक्शन होता है। बिकॉज सपोज आई एम मेकिंग पेमेंट टू यू, नाउ आई हैव एसबीआई, यू हैव एचडीएफसी, तो मेरे एसबीआई से तुम्हारे एचडीएफसी में पैसा जाएगा, तो देयर हैज टू बी सेटलमेंट, ठीक है। मेरा एसबीआई है, तुम्हारा एचडीएफसी है, तो मेरे एसबीआई से पैसा डिडक्ट होगा, तुम्हारे मेरे एसबीआई से पैसा डिडक्ट होगा, तुम्हारे एचडीएफसी में ऐड होगा। तो देखो सारे पैसे तो वहीं पे है ना, आरबीआई के पास तो है ही सारे पैसे। तो एक्चुअल में कोई फंड ट्रांसफर होता नहीं है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जर्नल एंट्री के थ्रू एसबीआई से 100 रुपया घटा देगा, एचडीएफसी से 100 रुपया बढ़ा देगा। देखो शुरू में एक काम करते हैं, शुरू में ध्यान से समझना, शुरू में एसबीआई का कितना पैसा था? 2000। पीएनबी का कितना था? 3000। तो 5000 हो गए, 2 + 3 5000, एंड 1000 एचडीएफसी का भी था, तो 6000। तो आरबीआई के पास कितना जमा है? 6000। अब देखो जब एसबीआई से 100 रुपए कटा और एचडीएफसी में 100 रुपए जुड़ा, तो 100 - 100 प्लस आरबीआई के पास तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, उसके पास पहले भी 6000 थे, अभी भी 6000 है। तो एक्चुअली में कोई फंड ट्रांसफर नहीं किया जाता, वो मेयर जर्नल एंट्री से ही, ट्रांसफर एंट्री से ही काम चला लिया जाता है, विदाउट एक्चुअली इन्वॉल्विंग एनी फंड ट्रांसफर। तो इससे क्या है ना, सेटलमेंट बहुत इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसा इधर से उधर भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आरबीआई एसबीआई को बोल देगा भाई तुम्हारे अकाउंट से मैंने 100 काट लिए हैं, और एचडीएफसी को बोल देगा तुम्हारे अकाउंट में मैंने 100 जोड़ दिए हैं। क्या आरबीआई के टोटल डिपॉजिट में कोई फर्क पड़ा? नहीं, पहले भी 6000 था, अब भी वो 6000 ही है, सिर्फ जर्नल से यहाँ पे 100 काट लिया और यहाँ पे 100 ऐड कर दिया। तो ये होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जहां पेमेंट्स क्लियर किए जाते हैं, सेटलमेंट किए जाते हैं। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, इसका काम है इंडिया में स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम डेवलप करना। आरबीआई का काम है, इंडिया में हमारा बैंकिंग सिस्टम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत रेयर आपको सुनने में आएगा कि इंडिया में बैंक फ्रॉड इन द सेंस हो रहे कि
बैंक से पूरा का पूरा पैसा हैक करके उड़ा लिया जा रहा है। आरबीआई ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा इकोनॉमी जहां करोड़ों रुपए बैंक्स में पड़े हैं एंड स्टिल हैकिंग के इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं, काफी ज्यादा हो सकते थे अगर आरबीआई ने अच्छा सिस्टम नहीं बनाया होता। तो वी आर रियली ग्रेटफुल कि आरबीआई ऐसी सिस्टम बनाई है हमारे देश में कि हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं बिकॉज ऑफ आरबीआई डेवलपमेंटल फंक्शन। कोई सोचता नहीं इन सब के बारे आरबीआई को, बट वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट आरबीआई फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, आरबीआई ने हमारे देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बनाया है जो कि बिजनेस पर्पस के लिए लोन देते हैं। आपको एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए ले लो, इंडस्ट्री के लिए लोन चाहिए ले लो, सर्विस इंडस्ट्री के लिए लोन चाहिए ले लो। तो आरबीआई देश में सेक्टोरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेक्टर्स डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपमेंटल बैंक्स बना रहा है। सो इसका एग्जांपल जैसे नाबार्ड हो गया, नाबार्ड है ना, वो एग्रीकल्चर के लिए लोन देते हैं वो लोग, ठीक है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। तो ये सब आरबीआई ने किया है, ऐसा काम बनाया है। लेट्स डिस्कस दिस पब्लिकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो देखो, आप टीवी में कभी कभी देखते होगे, न्यूज चैनल में बताते हैं कि 2013 में इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी थी, ठीक है, लगभग 3% समथिंग था, 3% के आसपास, नॉट श्योर बट लगभग। एंड 2023 में हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, लगभग 7.2% था ना, 7, आई थिंक 7% समथिंग, लेटेस्ट डेटा जो आया था 7.2%। तो हाउ डिड वी नो कि 2013 में कितना था? आरबीआई का डेटा, आरबीआई डेटा पब्लिश करता है और आरबीआई हर तरीके के इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करते हैं। किस साल में हमने कितना ग्रोथ किया, किस साल में महंगाई कितनी थी, मंथली भी आता है, मार्च महीने में कितना ग्रोथ आया वो भी आपको पता चल जाएगा, एक क्वार्टर में कितना ग्रोथ आया था 3 मंथ्स में वो भी आपको पता चल जाएगा। सो आरबीआई तरह तरह के इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस पब्लिश करता है, ठीक है। एंड लास्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो 9th नंबर आई एम नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर, उसको हम लोग अभी डिटेल में टेकअप करेंगे। 8 नंबर तक आप एक बार पूरा पढ़ लेना, ठीक है, नोट्स डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आरबीआई क्रेडिट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। क्रेडिट क्रिएशन का हमने प्रोसेस देखा था। क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस था दैट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन बैंक्स गिविंग लोन, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये इस तरीके से क्रेडिट क्रिएट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोन दे करके क्रेडिट क्रिएट किया जाता था, ठीक है। हमने इसको काफी शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस किया है, इन क्लास आई डिस्कस लॉट मोर इन डिटेल, ठीक है। बट अभी क्रक्स हमने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे मेनली क्रेडिट क्रिएशन फास्ट होगा या ज्यादा होगा अगर लोन्स ज्यादा होंगे, और अगर क्रेडिट क्रिएशन स्लो हो जाएगा या लिमिटेड हो जाएगा अगर लोन्स लिमिटेड हो गए। तो लोन्स का बढ़ना क्रेडिट क्रिएशन के लिए अच्छा माना जाता है, लोन्स का घटना क्रेडिट क्रिएशन के लिए खराब माना जाता है। आपको एक चीज समझना है कि आरबीआई दो सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहा है, एक है इन्फ्लेशन मतलब महंगाई या एक्सेस डिमांड, और दूसरा है डिफ्लेशन जहां पे मार्केट स्लो डाउन हो जाता है। इन्फ्लेशन में मार्केट में कुछ ज्यादा ही एग्रेसिवनेस रहता है, डिफ्लेशन में मार्केट में स्लो डाउन आ जाता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई क्या करना चाहेगा, लोन्स कम करना चाहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एग्रेसिव है, बायर्स बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसके चलते महंगाई बढ़ रही है। तो आरबीआई चाहेगा कि लोन्स कम किए जाएं सो दैट पीपल डोंट हैव मनी, एंड इफ पीपल डोंट हैव मनी दे वोंट डिमांड। डिफ्लेशन ऑन दी अदर हैंड कोविड वाला जैसा सिचुएशन है, कोविड के टाइम में स्लो डाउन आ गया था और आरबीआई चाहेगा कि उस टाइम लोग ज्यादा से ज्यादा लोन्स ले, डिफ्लेशन के टाइम में लोग ज्यादा से ज्यादा लोन्स ले, ज्यादा लोन्स लेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। तो डिफ्लेशन के टाइम में आरबीआई ट्राइज टू बूस्ट द लोन्स एंड इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई ट्राइज टू रिड्यूस द लोन। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सो
क्रेडिट कंट्रोल में सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं वो है बैंक रेट वाला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू सी इज बैंक रेट। थोड़ा अच्छे से समझो बैंक रेट क्या होता है, ध्यान से समझना। तो एक तरफ है आरबीआई, ठीक है, एक तरफ है कोई भी कमर्शियल बैंक, ठीक है, और एक तरफ है पब्लिक, राइट। तो ये तीन टाइप के लोग हैं। अब बैंक्स आरबीआई से पैसे बोरो कर सकते हैं एंड आरबीआई से पैसे लेकर वो क्या करते हैं, पब्लिक को लोन देते हैं। अब इन्फ्लेशन के टाइम का बात सोचो, अगर इन्फ्लेशन है, आपको केस स्टडी बना के एग्जाम में दे सकता है, छोटे छोटे केस स्टडी बना के पूछ सकता है या डायरेक्टली भी समझाने को दे सकता है। तो ध्यान से, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में जस्ट रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो मान लो इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ ज्यादा ही डिमांड हो रहा है मार्केट में। आरबीआई क्या चाहेगा, आरबीआई चाहेगा ज्यादा लोन जाए, नहीं, आरबीआई चाहेगा इन्फ्लेशन में रिड्यूस द लोन, आरबीआई चाहेगा लोन कम किए जाए। अब देखो ऐसा होता है ना कि व्हेन बैंक्स टेक फंड्स फ्रॉम आरबीआई, व्हेन बैंक्स टेक फंड्स फ्रॉम आरबीआई, बैंक हैव टू पे इंटरेस्ट टू द आरबीआई। पैसे लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट आप देते हैं ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं बैंक रेट, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। तो आरबीआई क्या करेगा, लोन कम जाए मार्केट में, इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बैंक रेट वॉज 5% बिफोर, नाउ इट विल बी, if the rate was 5% before, now it will be 10%। तो आरबीआई ने क्या किया, रेट को बढ़ा दिया। अब रेट को बढ़ा दिया तो लोन कॉस्टली हो गया बैंक्स के लिए। अब बैंक्स अगर यहां पे लोन दे रहे थे लेट्स से 7%, क्योंकि पहले उनको मिल जा रहा था 5 पे, तो वो यहां पे 7% कमाते थे। अब उनको खुद ही 10% में मिल रहा है, तो उनको ये 12% कर देना पड़ेगा। तो पब्लिक के लिए लोन महंगा हो जाएगा, पब्लिक के लिए लोन महंगा हो जाएगा तो लोग ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे, लोग लोन लेंगे नहीं, लोन लेंगे नहीं, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा एंड प्राइसेस भी कम डाउन हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन के टाइम में बैंक्स, आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इन्फ्लेशन के टाइम में इंक्रीज करता है। सर ये रेपो रेट क्या है, देखो पहले चलता था बैंक रेट, आज के डेट में रेपो रेट चलता है। तो जिसको बैंक रेट बोल रहे हैं ना, वही रेपो रेट है। आज के टाइम में शॉर्ट टर्म लोन्स जो बैंक्स लेते हैं आरबीआई से, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए, हाँ ये भी इंक्रीज ही होना चाहिए, ठीक है। और ये रिवर्स रेपो रेट क्या है, समझाते हैं आपको रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन रिवर्स रेपो रेट, ध्यान से समझना। रिवर्स रेपो रेट ये नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे ऐसे डायग्राम बना के नहीं है, वहां पे आपको कंटेंट क्या है वो उस हिसाब से दिया हुआ है। समझो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स मतलब अब की बार ना आरबीआई इनसे डिपॉजिट लेगा, और डिपॉजिट लेगा तो इनको इंटरेस्ट देगा। इस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। दिस इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। मान लो पहले आरबीआई देता था 3%, ठीक है। मतलब अगर बैंक्स अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रखेंगे तो बैंक्स 3% कमाएंगे। तो 3% इज नॉट अ ग्रेट डील। तो बैंक्स क्या करते थे ना, बैंक्स पब्लिक को लोन देते थे और पब्लिक से 8% कमाते थे। बट आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अभी लोन डिस्करेज करना चाहता है, तो लोन डिस्करेज करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट 9% कर देगा। तो बैंक सोचेंगे कि अरे यार पब्लिक को अगर हम लोग लोन देते हैं तो पब्लिक से कितना कमाएंगे, 8%, और अगर आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं तो आरबीआई दे रहा है 9%। तो आरबीआई को पैसे देने में भलाई है ना, बैंक्स के हिसाब से सोचो, थिंक फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक को तो ज्यादा फायदा कहां है, पब्लिक से 8% कमाने में फायदा है कि आरबीआई से 9% कमाने में, ऑब्वियस सब बात है, 9% कमाने में फायदा है। तो बैंक्स फिर लोन देना बंद कर देंगे, वो अपना पैसा आरबीआई में डाल देंगे। बैंक्स को तो इंटरेस्ट कमाना है, इधर से कमाए या उधर से कमाए,
जहां ज्यादा मिलेगा वहां से लेंगे। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम में इसको भी इंक्रीज करती है। अच्छा, मतलब कोई भी रेट हो इन्फ्लेशन के टाइम में इंक्रीज होगा, हाँ कोई भी रेट हो, और डिफ्लेशन के टाइम में डिक्रीज होगा। आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर डिक्रीज। ऐसे याद मत रखना, कॉन्सेप्चुअली याद रखना जैसे आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब समझो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। देखो आरबीआई के पास ना एक सर्टिफिकेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। आरबीआई के पास एक सर्टिफिकेट होता है विच इज कॉल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स। आरबीआई क्या करती है, इस सर्टिफिकेट को सेल करती है, लेट्स से 100 रुपीज में। अब जिसने भी खरीदा वो इस सर्टिफिकेट को क्यों खरीदेगा, क्योंकि अच्छा 100 रुपीज में अगर आप खरीद रहे हो तो 100 रुपीज आपके पास से चला जा रहा है ना। इफ द प्राइस इज 100 रुपीज, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो 100 रुपीज आपके जेब से चला जा रहा है। यू आर गेटिंग सर्टिफिकेट एंड यू आर गिविंग 100 रुपीज। किस खुशी में 100 रुपीज दे रहे हो, क्या मिलेगा बदले में? आरबीआई बोलता है बदले में आपको मिलेगा इंटरेस्ट, आपको मिलेगा 8% का इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब 100 रुपए देने से 8% इंटरेस्ट आएगा? हाँ, 100 रुपए देने से 8% का इंटरेस्ट आएगा। तो इसी खुशी में लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट कमाना है वो लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, आरबीआई सेल करता है। अच्छा, तो अभी यहां पे उसका क्या रोल है, चलो समझते हैं। तो आरबीआई के पास है बॉन्ड्स, ठीक है, आरबीआई के पास है बॉन्ड्स। एक सेकेंड रुक जाओ, राइट। आरबीआई के पास है बॉन्ड्स। अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इसको सेल करेगी, किसको? कमर्शियल बैंक्स को या पब्लिक को, किसी से भी। मतलब आरबीआई का इंटेंशन क्या है? इन्फ्लेशन, आई एम डिस्कसिंग इन्फ्लेशन, उल्टा हो जाएगा डिफ्लेशन में। इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई की इंटेंशन क्या? आरबीआई की इंटेंशन है कि मार्केट से लिक्विडिटी जो है ना वो खींच लिए जाए, लिक्विडिटी घटाना है। तो अगर आरबीआई बॉन्ड सेल करेगा ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट मतलब किसी को भी, एक होता है प्राइवेटली सेल करना, एक होता है ओपन मार्केट सेल करना। तो अभी ओपन मार्केट डिस्कस कर रहे हैं। तो इफ आरबीआई सेल्स एंड बैंक लोग अगर खरीद लेंगे तो बैंक लोग क्या दे देंगे आरबीआई को? बैंक लोग अपना फंड्स दे देंगे आरबीआई को। बदले में इंटरेस्ट आएगा, बट वो थोड़ा सा आता है। बदले में इंटरेस्ट आएगा बट वो थोड़ा सा आता है। बट एक बार में इतना लिक्विडिटी तो खत्म कर दिया ना। अगर बैंक्स के पैसे आरबीआई में चले जाएंगे तो फिर लोन देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बचेगा, बट कम पैसे बचेंगे। तो मार्केट में लोन्स कम हो जाएंगे, लोन्स कम हो जाएंगे तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएंगे, और डिमांड कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन के टाइम में क्या करता है आरबीआई? बॉन्ड्स को सेल करता है। और डिफ्लेशन के टाइम में क्या करेगा? बाय बैक, परचेस। ठीक है, नेक्स्ट कैश रिजर्व रेशियो, बड़ा सिंपल सा है ये, थोड़ा बहुत आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी आल्सो। अच्छा, कैश रिजर्व रेशियो तो बुक में है। सर एसएलआर आ गया तो भी यही कॉन्सेप्ट बताना है जो अभी आई एम टेलिंग यू। पीआरआर और एसएलआर का बस प्लेसमेंट अलग अलग होता है, कॉन्सेप्चुअली ट्रीटमेंट वाइज एक ही होते हैं। देखो होता क्या है, एक पर्सन आके पैसा डिपॉजिट करेगा, अ पर्सन विल डिपॉजिट मनी। जैसे ही वो पर्सन डिपॉजिट करता है तो आरबीआई क्या करता है, इसमें से कुछ पैसे कट करता है। ये कट किए हुए पैसे को क्या बोलते हैं? सीआरआर। और ये पैसा कहां चला जाएगा? सर ये पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास, ये पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट हो जाएगा। बचा कितना? 900। ये 900 कहां चला जाएगा? ये 900 जनता को लोन में चला जाएगा, ये 900 लोन में चला जाएगा। अब आरबीआई को इन्फ्लेशन के टाइम में क्या करना है? आरबीआई को इन्फ्लेशन के टाइम में लोन्स कम करने हैं। लोन्स कम करने मतलब ये कम करना है, ये जो 900 जा रहा है 900 नहीं जाने देना है। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई सीआरआर इंक्रीज कर देगा। आरबीआई बोलेगा एक काम करो, 100 नहीं 150 काटो, 150। अगर ये 150 हो गया तो ये क्या कितना हो जाएगा? ये 850 हो जाएगा। तो हो गया ना कम, लोन्स कम हो गए। ठीक है, लोन्स कम हो गए, 850 हो गया तो लोन्स कम हो गए। अच्छा, मतलब इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई सीआरआर को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, और डिफ्लेशन के टाइम में डिक्रीज कर देगा। सर एसएलआर होता तो भी सेम ट्रीटमेंट होता।
एसएलआर भी तो कट सी है, वो बस बैंक अपने पास रखता है, वो भी तो कट ही लगाया। अच्छा, तो मतलब इन्फ्लेशन के टाइम में इंक्रीज, डिफ्लेशन के टाइम में डिक्रीज। ठीक है, ये हो गए क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स खत्म हमारे। सो इसको नोट्स में दिए हो क्या? हाँ नोट्स में दिया है ना, इसको नोट्स में दिया हुआ है। नोट्स में ये पेज नंबर 9 में है, ठीक है, पेज नंबर 9 में, 8 एंड 9 में, पेज नंबर 8 एंड 9 में यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स। ठीक है, ये बैंक रेट आपका, उसमें सीआरआर एसएलआर सब समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स देखते हैं। तो इजी एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। सपोज दिस इज अ बिजनेस ओनर हु वांट्स टू बाय अ व्हीकल फॉर हिज बिजनेस। अब व्हीकल की कॉस्ट है 20 lakhs। ठीक है, तो अगर आप ये व्हीकल खरीदना चाहते हो तो 20 lakhs का पेमेंट करना पड़ेगा। व्हाट दिस पर्सन डज, ये पर्सन अपने एंड से 5 lakhs की पेमेंट करता है। अपने एंड से कितना पेमेंट किया? 5 lakhs की पेमेंट किया। ठीक है, बचे कितने हैं? 15 lakhs। वो 15 lakhs ये क्या करता है? बैंक से फाइनेंस करा लेता है, बैंक को बोलता है आप पेमेंट कर दो, तो बैंक फाइनेंस कर देती है रिमेनिंग 15 lakhs, और इस तरीके से पूरा का पूरा पेमेंट किया जाता है। इस पर्सन ने जो पेमेंट किया उसको क्या बोलेंगे? डाउन पेमेंट। दिस इज कॉल्ड कैश डाउन पेमेंट या डाउन पेमेंट बोल सकते हो। ये डाउन पेमेंट इसने किया एक बार में, जो ये करता है। बैंक ने जो किया उसको हम लोग बोलते हैं कि बैंक से फाइनेंस कराया हमने, बैंक फाइनेंसिंग, इसी को बोलते हैं बैंक फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इस व्हीकल का जो सेलर है उसे अपना पैसा मिल गया, 5 लाख फ्रॉम द बायर एंड 15 लाख फ्रॉम द बैंक। उसको तो 20 लाख चाहिए था, उसको अपना 20 लाख मिल गया। अब बैंक ने जो आपको 15 lakhs का ये हेल्प किया है, तो ये 15 lakhs आपने वापस करने पड़ेंगे बैंक को। यू विल हैव टू रिटर्न दीज 15 lakhs टू द बैंक। बैंक से जो फाइनेंस करा था वो वापस तो करेंगे ना। तो इसके लिए आपको टाइम पीरियड मिलेगा। टाइम पीरियड कितना? टाइम, लेट्स से 5 years, तो आपको 5 साल में ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो आपके लिए देखो कितना इजी कर दिया, आपको 20 लाख का पेमेंट नहीं करना है इमीडिएटली, आप 5 लाख का कर दो, बाकी 15 लाख आप 5 साल में धीरे 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 करके बैंक को वापस कर देना। तो ये हो गया कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से एक सिस्टम है। अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई हैज टू मेक इट डिफिकल्ट टू बोरो। अब डिफिकल्ट करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? वो जो डाउन पेमेंट था ना, डाउन पेमेंट जो हमने 5 लाख का किया, आरबीआई बोलेगा नहीं देखो 8 lakhs का डाउन पेमेंट करो, 8 lakhs का। तो टफ हो गया। और जो टाइम पीरियड मिला था ना, टाइम पीरियड पैसे वापस करने के कितने मिले थे? 5 years। आरबीआई बोलेगा नहीं 2 साल। तो देखो डिफिकल्ट कर दिया आपके लिए। वही डिफ्लेशन के टाइम में आरबीआई क्या करेगा? इजी कर देगा आपके लिए। 8 lakhs की जगह आपको बोलेगा सिर्फ 2 lakhs दे दो। 5 years की जगह आपको बोलेगा 10 years में दे दो। तो इस तरीके से आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल को, क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से समझना। आप जब लोन लेते हो बैंक से, मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया, तो आपने सिक्योरिटी देनी होती है बैंक को। सिक्योरिटी, गिरवी कुछ रखना पड़ता है ना बैंक को। तो मान लेते हैं 1,20,000 का हमने गिरवी दिया, ये वापस मिल जाएगा। द डे वी रिटर्न द लोन वी विल गेट बैक आवर सिक्योरिटी। अब बात यह है कि देखो हमने सिक्योरिटी कितने दिए? 120, और लोन कितना मिला? 1 लाख। तो एक्स्ट्रा हमने कितना दिया? 20,000। दिस इज कॉल्ड मार्जिन, इसको मार्जिन बोलते हैं। अब आरबीआई को अगर लोन डिफिकल्ट करना है, आरबीआई कब लोन डिफिकल्ट करेगा? इन्फ्लेशन के टाइम में। इन्फ्लेशन के टाइम में इफ आरबीआई वांट्स टू मेक द लोन डिफिकल्ट, आरबीआई विल इंक्रीज द मार्जिन, इंक्रीज कर देगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। वो बोलेगा बैंक्स को कि 20,000 से काम नहीं चलेगा, 50,000 दो। पब्लिक को बोलेगा 20,000 से काम नहीं चलेगा, 50,000 दो मार्जिन। मतलब 120 नहीं, 1,50,000 देना पड़ेगा। मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। ये जो 20,000 का मार्जिन ले रहे हैं ना, 50 कर देगा।
और डिफ्लेशन के टाइम में वो डिक्रीज कर देगा मार्जिन, इजी कर देगा पब्लिक के लिए, क्योंकि उस टाइम आरबीआई चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बोरोविंग करें, तो आरबीआई बोलेगा चलो एक काम करते हैं 20,000 नहीं आप 10,000 दे दो, ठीक है। रिमेनिंग 4 पॉइंट्स हम लोग यहां से कर लेते हैं, ठीक है। तो एक आता है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग किसको बोलते हैं? जब आरबीआई लोन्स के कैटेगरी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे, जैसे कि सर्टेन कैटेगरीज के लिए लोन जाएंगे ही नहीं, जैसे कार लोन जाएगा ही नहीं बैंक से, नोबडी कैन टेक कार लोन फॉर नाउ, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। या फिर अमाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि एक पर्सन को 10 लाख से ज्यादा लोन ही नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से भी लोन कम किए जा सकते हैं। सर्टेन कैटेगरीज विल बी ब्लॉक्ड एंड अमाउंट विल ऑल्सो बी लिमिटेड। फिर आता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है? आरबीआई डायरेक्शन देता है बैंक्स को कि आप लोन कब ज्यादा देना, आपको कब कम देना है, तो डायरेक्शन इशू करता है, इंस्ट्रक्शंस इशू करता है। फिर आता है मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन इज अ टाइप ऑफ परसुएशन, रिक्वेस्ट या इनफॉर्मल सजेशन या एडवाइस, ठीक है। तो ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक एडवाइस है या सजेशन है या रिक्वेस्ट है, बैंक इसको डिनाई भी कर सकते हैं। तो आरबीआई ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम बैंक्स को रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग थोड़ा लोन देना कम कीजिए। डिफ्लेशन के टाइम में उनको रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग इनकरेज कीजिए लोन देना। एंड लास्ट आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी कैसे होता है? न्यूज़पेपर्स के थ्रू या मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा आरबीआई गवर्नर, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर विल डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड विल लाइक टू टेल द नेशन कि हम लोग स्लाइटली इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, तो लोन कम करना पड़ेगा। तो पब्लिक भी समझ जाएगी कि ठीक है अभी लोन नहीं लेते हैं, अब बैंक्स भी समझ जाएंगे कि अभी बैंक्स लोन कम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। इसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। 6 हमने देखा, 2 हमने फिगर से समझा और 4 हमने लास्ट का छोटा छोटा यहां से कवर कर लिया। सो विद दिस मनी एंड बैंकिंग जो पूरा 8 मार्क्स का पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया। 40 मार्क्स का हमारा मैक्रो का पोर्शन है। 40 में से थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आई ऑलरेडी गिव यू अ वीडियो, 8 मार्क्स का रिविजन वीडियो वो है। हालांकि मैं सब कुछ कवर कर रहा हूं उसमें, एंड नोट्स में 100% चीजें कवर्ड है along with the questions. This money and banking, this total is another 8 marks, ठीक है। तो 16 अभी तक हो गया आउट ऑफ 40। ग्रेजुअली हम लोग पूरा 40 कवर कर लेंगे। तो बने रहो चैनल के साथ, अगर आप नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक थम्स अप वगैरह जरूर देना, ठीक है। इट रियली मोटिवेट्स। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए वेरी सून, एंड टेलीग्राम पे बने रहो, नोट्स एंड ऑल वहां पे शेयर होते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।